आप सबको हिंदी में कंफर्टेबल है? गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हिंदी में चलेगा या इंग्लिश में? बोलिए। हिंदी इंग्लिश मिक्स अप करिए। ओके ओके ओके। तो अभी स्ट्रेंथ बहुत कम है। अभी आपके कुल 18 मेंबर्स ने ज्वाइन किया है यार। कितना लेट, कब क्लास छूटा था आपका? लेट हुआ क्या फर्स्ट? लेट तो नहीं हुआ सर, क्लास हुआ था उस टाइम। तो लोग तो आते आज नहीं तो जैसे। टाइम ज्यादा था। टाइम तो दिया हुआ था, सेशन स्टार्ट 3 बजे स्टार्ट होगा, फिर भी कोई ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन करना चाहिए लोगों को यार। लोग बहुत बड़ा कैजुअल रहते हैं इस मामले में। ओके, 5 मिनट में विल स्टार्ट विद इन 5 मिनट्स। वेट ज्यादा नहीं करेंगे किसी का। हाँ सर, क्लास ए, स्टार्ट नहीं तो बाद में सेशन दे लंबा हो जाएगा। इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पीपीटी स्टार्ट कीजिए, पीपीटी जो है डेस्कटॉप में। ओके फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज पी के श्रीवास्तव। मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेटेजी ऑफ रिकवरी ऑफ लोन। बैंकों में वसूली का मैनेजमेंट, वसूली प्रक्रिया, उसकी योजनाएं कैसे बनाना है, किस तरह से वसूली पे काम करना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में ही बता दूंगा, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड चैप्टर है। तो अभी आपको ये मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है सभी को? यस सर। हाँ सर। ओके। तो चर्चा हम करने वाले हैं रिकवरी मैनेजमेंट इन बैंक्स के ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि रिकवरी होती क्या है, किसे कहते हैं रिकवरी। तो सर अगर कोई इसकी ऐसा जो बंदा चुका ना रहा हो। चुकाना रहा हो वो तो वसूली डिफॉल्ट हो गया, वो तो डिफॉल्ट हो गया। तो उस पैसे को रिकवर उससे निकलवाना किसी भी एग्जैक्टली, तरीके से। बहुत बहुत सही आप कह रहे हैं, बहुत अच्छा, सही बात आपने कही। लेकिन इस पे लिटरल टर्म में अगर हम जाएं तो रिकवरी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग एंड सेविंग समथिंग लॉस्ट और इन डेंजर ऑफ बिकमिंग कॉस्ट। कोई ऐसी चीज जो हमारी अपनी वस्तु है, हम जिसको हमारी संपत्ति, जिसको आस्ती हम मानते हैं, वो जब हमको लगे कि भाई ये डेंजर में है, खतरे में है, डूबने के चांसेस हैं, लॉस हमको हो सकता है, तो उसको वापस प्राप्त करने की, रीगेन करने की, अपने पास जोड़े रखने की जो प्रक्रिया है, वो रिकवरी कहलाती है। दैट इज कॉल्ड रिकवरी। अब रिकवरी की जरूरत क्यों पड़ती है बैंक में? पर्टिकुलरली हम बात यहाँ करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक। बैंक नीड टू रिकवर मनी लैंड टू बोरोवर्स। जो भी हमारे, हमने जिनको ऋण दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, जो हमारे उधार जिन्होंने लिया हुआ है, उनसे उनसे पैसे की वसूली की हमको आवश्यकता होती है। और वो कब शुरू होती है, कब शुरू करना पड़ती है? जब कोई खाता एनपीए हो जाता है। अब एनपीए आप लोगों ने सुना है वर्ड? सुना है बोलिए जी। बोलिए। सुना है। अब एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
अब एसेट की बात आती है कि एसेट क्या होते हैं। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब उनके फाइनेंशियल पेपर्स फाइनल बनते हैं, उनकी बैलेंस शीट तैयार होती है, तो बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, एक लायबिलिटी का और एक एसेट्स का। लायबिलिटी या देनदारियां वो चीजें हैं बैंक के हिसाब से, बैंक के टर्म में हम देखें तो जो डिपॉजिट्स हमारे पास हैं, लोगों का जो पैसा हमारे पास रखा हुआ है, जमा है, वो हमारी लायबिलिटीज, जो देनदारियां, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। जब वो पैसा हमसे अगर ऑन डिमांड है तो ऑन डिमांड जब मांगा जाएगा, या कोई टर्म डिपॉजिट है तो उस पीरियड के हिसाब से अगर हमसे उसको पैसा भरो, वो जो डिपॉजिटर है वो जब अपना पैसा वापस मांगेगा हमको उसको देना, तो वो हमारी लायबिलिटी है। इसी तरह से जितने भी एडवांसेस हैं जो हमने लोगों को दिए हुए हैं, लोन दिए हुए हैं, वो सारे के सारे एसेट्स हैं, बैंक के एसेट्स, आस्तियां। तो आस्तियां बैंक में क्या प्रेज्यूम किया जाता है कि कोई भी खाता जो है, एसेट जो है, वो इनकम जनरेट करके देता है बैंक। कोई भी ऋण खाता जो है वो कुछ ना कुछ बैंक को आमदनी करके इनकम जनरेट करके देता है। अब अगर कोई ऐसा खाता है जिसने इनकम जनरेशन को बंद कर दिया, इनकम जनरेशन बंद करना मीन्स उसने हमको इंटरेस्ट वगैरह जो है वो जमा करना उसने बंद कर दिया, तो ऐसा खाता जो है वो ये माना जाता है कि उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया हमारा। वो एसेट जिसने परफॉर्म करना बंद कर दिया दैट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब जब किसी खाते ने परफॉर्म करना बंद कर दिया, मतलब उसमें इंस्टॉलमेंट और ब्याज आना बंद हो गया, नहीं आ रहा, उसमें यार इरेगुलर हो गया, टाइम से नहीं आ रहा, तो वो खाता हम ये कंसीडर करते हैं कि अब इस खाते में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और ये खाता में रिस्क इस बात की बढ़ती जा रही है कि ये कभी भी लॉस में जा सकता है या डूब सकते हैं। उस स्थिति में हमको रिकवरी प्रोसेस शुरू करने की आवश्यकता। क्लियर? बोलिए, इसमें कुछ आप लोग ओके जोड़ना सर। चाहते हैं? जी ओके सर, ठीक है। हाँ जी, रिस्पॉन्ड करते रहिए प्लीज। कहीं आपको लगता है तो कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, या कुछ आपकी क्वेरी है तो पूछ लीजिए। तो रिकवरी क्लियर हो गया, और रिकवरी की जरूरत क्यों हमको पड़ती है। आज जब रिकवरी की जरूरत हमको पड़ेगी तो क्योंकि बैंक एक संस्थान है, तो रिकवरी किस तरह से करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाना है, उनको कैसे मैनेज करना है, वो सारी प्रक्रिया जो है वो रिकवरी मैनेजमेंट कहलाती है। तो रिकवरी मैनेजमेंट इन दस कंसर्न विद designing and implementing a collection of strategy to recover the debts without losing the customer। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, मैनेजमेंट क्यों करना है। हेलो, सर पीपीटी अटका हुआ है पीपीटी। पीपीटी अटका हुआ है ना। हाँ, हेलो, तो वही पेज चल रहा है फर्स्ट ना पेज पे अभी, अटका हुआ है। तो वही पेज चल रहा है हाँ, भाई, जब नेक्स्ट पे वो जाएगा में तो बढ़ेगा। अटका हुआ है सर। अटका हुआ नहीं है, वो अभी वही पेज चल रहा है एक, नहीं क्या समझे सर? आप? ओके, तो recovery management is thus concerned with the designing and implementing a collection of strategy to recover the debts without losing the customer। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको अपनी रिकवरी की, वसूली की योजना इस तरह से बनानी है, वसूली इस तरह से वसूली का प्रबंधन करना है कि हमारे पैसे तो वापस आ जाएं, लेकिन हमारा कस्टमर हमसे दूर ना चला जाए। क्योंकि कस्टमर किसी भी बिजनेस का सेंटर पॉइंट होता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें कस्टमर के बिना धंधा किया जा सके। आपको बिजनेस करना है तो आपको ग्राहक चाहिए ही। अगर आप लोगों को याद हो या किसी ने सुना हो या मालूम हो, तो पुराने टाइम में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, जो लोग प्राइवेट लोगों से पैसा उधार लिया करते थे, महाजन लोग या सूदखोर लोग जो कहलाते थे, ब्याज पे धंधा करते थे, जब वो किसी को लोन देते थे तो उनका कंसर्न हमेशा होता था कि हमारा ब्याज आ जाए,
मूल का डिमांड वो कभी करते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम तो ब्याज ही है। मूल अगर उनका वापस आ गया तो बिजनेस खत्म उनका। फिर वो किसी नए ग्राहक को जब तक नहीं देंगे तब तक उनकी कोई इनकम नहीं आएगी, वो डेड मनी हो गया उनके लिए। तो इसलिए वो वसूली तो करते थे, लेकिन उनकी कोशिश ये रहती थी कि ये ग्राहक हमसे जुड़ा रहे। जब जुड़ा रहेगा तभी तो वो कुछ ब्याज हमको लगातार देगा। क्लियर हो रही है ना बात आपको? हाँ जी सर। हाँ। तो इम्पोर्टेंस इसलिए है कस्टमर का कि कोई भी कस्टमर, हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि रिकवरी तो हम करें, उससे हमारे जो ड्यूज हैं वो तो हमको वापस मिले, लेकिन वो कस्टमर हमसे दूर ना चला जाए। तो जब ये हमने डिसाइड किया तो इसके लिए हमको रिकवरी मैनेजमेंट अपना करना होता है कि किस तरह से हम बात करेंगे, कैसे जाएंगे, कौन जाएगा, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे और क्या क्या तरीके हमारे पास रिकवरी के हो सकते। तो जब रिकवरी मैनेजमेंट हमने शुरू किया तो रिकवरी मैनेजमेंट में दो तरीके से आप रिकवरी प्रोसेस को शुरू कर सकते। एक नॉन लीगल, दूसरा लीगल। एक वो तरीके होते हैं जिसको बैंक में सॉफ्ट रिकवरी कहा जाता है, नॉन लीगल तरीके, जिसमें हमें कानूनी सहायता की आवश्यकता नहीं होती या कानूनी प्रक्रिया हम शुरू नहीं करते हैं, वो नॉन लीगल। और दूसरे जगह होते हैं जहां हमको कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत करनी है। तो नॉन लीगल जो अब नॉन लीगल तरीके कौन कौन से हमारे हो सकते हैं कि हम उसको फोन कॉल कर लें, उसको हम एसएमएस कर दें, फॉलो अप कर लें खाते का, उससे बात कर लें, और जरूरत पड़े तो उसके प्लेस को हम विजिट कर लें। तो ये सॉफ्ट रिकवरी के हमारे तरीके होते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि किसी खाते में एनपीए कब होता है, जब उसमें डिफॉल्ट हो जाता है। डिफॉल्ट मीन्स उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो जाए या उसकी इंस्टॉलमेंट आना बंद हो जाए या दोनों बंद हो गए। तो डिफॉल्ट कर गया, वो 1 महीने चूका, 2 महीने चूका, जब 3 महीने वो चूक जाएगा तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा और हमको उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासीफाई करना होगा। अब नॉन आपकी इस पे एसेट क्लासिफिकेशन के ऊपर क्लास हो चुकी है आप लोगों की? हाँ जी सर। हो चुकी है ना? तो एसेट क्लासिफिकेशन में आपको बताया होगा कि जब एनपीए को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, लॉस, डाउटफुल एंड लॉस। तो इनमें रिस्क वेट के हिसाब से कि किसमें कितना रिस्क बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से उनको उस कैटेगरी में दिया जाता है। और फिर उसमें जो एक प्रिस्क्राइब्ड रेट है, जो जो गाइडलाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी हुई है, उस परसेंटेज से उनके अगेंस्ट प्रोविजन करके रखना होता है। तो ये जरूरत कब पड़ती है? जब उसमें डिफॉल्ट हो जाता है, चूक होने लगती है उसमें। अब डिफॉल्ट होता क्यों है? कौन पूछ रहा था? पीपीटी अभी आगे बढ़ा कुछ? नहीं सर, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन? द फर्स्ट पेज है अभी। मैनेज रिकवरी बैंकिंग, वही दिख रहा है? रिकवरी मैनेजमेंट इन बैंकिंग दिखा रहा है। दिख रहा है सर। मेजर रीजंस बिहाइंड डिफॉल्ट नहीं है ना आपका? नहीं सर। नहीं सर। ओके, लेट मी चेक। ठीक है सर। अभी आया? अभी आया? हो गया। ओके आया सर। ओके। तो ये चूक हमारी होती क्यों है? तो इसमें जो रीजन है वो यहाँ लिस्ट किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट 3 या 4 रीजन हैं वो यहाँ लिस्ट किए गए हैं। जस्ट ए मिनट। तो सबसे पहला जो रीजन जो दिया गया, लिस्ट किया गया है, वो लैक ऑफ क्रेडिट एवोल्यूशन। जब हम किसी को लोन फाइनेंस करते हैं, असेसमेंट जब उसका स्टार्टिंग करते हैं, तो उसमें उसका जो प्रोजेक्ट है उसको जितनी आवश्यकता है उसका प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है।
कि भाई इसको एक्चुअली कितना पैसा चाहिए, इस तरह का बिजनेस ये शुरू करने जा रहा है, कितना पैसा इसको लगेगा, कितना सफिशिएंट होगा। अब उसका प्रोजेक्ट मान लीजिए कि किसी का 10 लाख का प्रोजेक्ट है और आपने उसको 6.5 लाख रुपए फाइनेंस किया। 6.5 लाख में ना तो ठीक है, उसको बोरोवर है आपका बेचारा, उसने जैसे तैसे घसीट रहा है वो उसको, लेकिन 6.5 लाख में ना तो उसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ, ना वो ब्रेक इवन तक पहुंचा, ना उसका इनकम जनरेशन शुरू हुआ, तो वो आपके पैसे लौटाएगा। तो फिर उसका जब इनकम कम होगा, इनकम जनरेशन प्रॉपर नहीं होगा, प्रोजेक्ट पूरा उसका नहीं होगा, तो फिर वहां डिफॉल्ट के चांसेस भी बने रहेंगे। और दूसरा दिया है कि लैक ऑफ फॉलो अप मेजर्स। अब फॉलो अप के बारे में तो आप लोग समझते हैं ना, फॉलो अप वर्ड का मतलब फॉलो अप किसी चीज के पूरी उसके पीछे लगे रहना और उसकी पूरी उस पर नजर रखना। तो फॉलो अप कैसे, बोरोवर का फॉलो अप तो भाई ठीक है, कभी उससे बात कर ली, कभी निकलते बैठते वहां से लोगों को पता है, पब्लिक से जानकारी मिल रही है कि फला का काम चल रहा है नहीं चल रहा है। छोटी जगह में तो ये बहुत संभव है, जो आपके कस्टमर्स आते हैं वो सारा उनको नॉलेज रहता है पूरे गाँव का, छोटी जगह वो सब बता सकते हैं कि कौन कर रहा है बिजनेस, किसका चल रहा है, कौन उधारी में चला गया, किसी ने बेच दिया या कोई भाग गया, ये सारी चीजें आपको पता लगती है। अब जैसे आजकल तो इतने टूल्स आ गए हैं और जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत मेहनत की जरूरत ही नहीं होती। एक एक क्लिक के अंदर आपके पास पूरी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस खाते में किस महीने ब्याज नहीं आया, किस में रिकवरी नहीं आई, किस में पार्ट पेमेंट आया है, तो सब आपको दिख जाए। और जैसे ही आपको दिखेगा तो फॉलो अप उसका, उसके पीछे आप उसको शुरू कर देंगे। जो इसको फोन कॉल कर रहे हैं, उसको मैसेज भेज रहे हैं, या जरूरत पड़ रही है तो विजिट कर रहे हैं। तो जब ये फॉलो अप के कुछ आपने उदाहरण अभी देखे होंगे, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट, आप लोगों को एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि अगर आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया है, आपकी ईएमआई ड्यू आने वाली है, या आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है, कुछ भी है, तो उसके पहले ही एसएमएस आना शुरू हो जाते हैं, 3 दिन 4 दिन पहले, कि आपका इस दिन ड्यू है, आपका इस दिन ड्यू है, इसका आपका आते हैं कि नहीं, किसी को एक्सपीरियंस है? हाँ जी सर। तो ये फॉलो अप है, फॉलो अप मेजर्स होता है। तो भाई आपको वो पहले ही रिमाइंड सूचित करते रहे कि भाई आपका ये इस तारीख को ड्यू हो रहा है, आप डिफॉल्ट मत कर दीजिएगा, इस पे जमा कर। तो जो कस्टमर है वो अटेंटिव हो जाता है कि यार मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है, और अगर भूल गया है तो वो तुरंत पैसा अरेंज करते और आपका पैसा जमा करते। और जब ये फॉलो अप में कमी आ जाती है, ना कोई फोन कर रहा है, ना कोई एसएमएस आ रहा है, ना कुछ, तो वो लिथार्जिक हो जाते हैं कस्टमर, उनके लिए बैंक का पैसा लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है। अरे यार अभी तो ये काम कर लो, ये कर लो, बिजनेस में यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, बैंक का पैसा भी है ना, देखेंगे अगले महीने देख लो। अब अगले महीने देख लेंगे तो एक की जगह 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, डबल इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फिर वो उतना पूरा नहीं दे पा रहे, फिर वो आधा ही दिया उन्होंने, फिर वो लटक गया, तो वो डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप फॉलो अप कंटिन्यू करेंगे तो डिफॉल्ट के चांसेस काफी कम जाएंगे। डिफॉल्ट तो होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस 100% नहीं चल सकता, डिफॉल्ट भी होगा, एनपीए भी होंगे, लेकिन उसको उसका जो ट्रीटमेंट है वो हमको प्रॉपर करते जाना चाहिए। क्लियर? अब दूसरा डिफॉल्ट क्या थी, ये दो हो गए, तीसरा क्या है, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं जिसको हम कहते हैं। नेचुरल कैलामिटीज में कहीं भूकंप आ गया, या कहीं बाढ़ आ गया, या कोई बहुत बड़ा कहीं आग लग गया, या जैसा अभी अ, महामारी फैल गया था, कोविड आ गया था, तो इस तरह की कोई बात जब हो जाएगी तो उसके हाथ में बियॉन्ड उसके कंट्रोल से स्थितियां निकल जाएंगी बारो, उसका बिजनेस चौपट हो सकता है, उसके एसेट्स खत्म हो सकते हैं बाढ़ में, या भूकंप के द्वारा आग लग सकती है। तो जब उसका बिजनेस ही नहीं बचा, उसके एसेट्स ही नहीं बचे, वो धंधा काय से करे, तो फिर वहां पे चूक निश्चित हो जाती है। अब जो है इसमें डिफॉल्ट होगा और ये खाता है एनपीए में। चलो, उसके बाद एक इन्होंने रीजन दिया हुआ है, इन एडेक्वेसी ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी और इक्विटल मॉर्गेज अगेंस्ट लोन। अब ये दो चीजें इसमें दी है, कोलेटरल सिक्योरिटी और इक्विटल मॉर्गेज। ये आप लोगों को मालूम है? कोई जानता है क्या होते हैं? एनीबॉडी?
बोलिए, शेयर कीजिए प्लीज। हाँ बताइए। जिसमें हम कोई अपनी चीज गिरवी रखे, कोई अपनी लैंड हो गई या प्रॉपर्टी हो गई कोई, या गोल्ड के अगेंस्ट जो लोन लेते हैं। जी। वेरी गुड। देखिए, गोल्ड लोन अलग चीज हो गया, अपने आप में वो एक लोन हो गया, और गिरवी की बात आपकी बहुत हद तक सही है। लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी क्या हो? देखिए, लेट मी आंसर, कि जब हम किसी को कोई ऋण देते हैं, कोई भी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे बैंक्स में ऋण दिया जाए, तो वो कहते हैं कि भाई, हिंदी में नॉर्मल कोर्स में कहते हैं ना कि इसकी जमानत में क्या रख रहा है। जमानत मीन्स वो गलत वर्ड है, वो जमानत नहीं है एक्चुअली, इसकी सिक्योरिटी में आप क्या दे रहे हो। तो अब सिक्योरिटी दो प्रकार की हो सकती है। पहला तो ये कि जो हमने पैसे उसको दिए और उससे जो एसेट क्रिएशन हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपने उसको रेडीमेड गारमेंट्स के लिए 10 लाख रुपए को सैंक्शन किए। अब 10 लाख रुपए आपने उसको दे दिए, तो 10 लाख से जो माल वो खरीद के लाया, आपने स्टोर किया उसने अपनी दुकान में, तो वो जो लोन के पैसे से खरीदा गया सामान है, वो हमारा प्राइमरी सिक्योरिटी है, उसको कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। अब प्राइमरी सिक्योरिटी तो हमारी तो है कि भाई ठीक है, इसके पास जो माल पड़ा हुआ है उस पर हमारा चार्ज नोट है, हमारा हाइपोथिकेशन है, लेकिन हम उसको लॉक एंड की में अपने उसमें तो नहीं रख सकते ना। अगर हमने रखा तो उसका बिजनेस ही नहीं चलेगा, तो रहेगा उसी के पास, वो बेच भी देगा उसको। तो कई बार जो है ना, बैंक्स कहते हैं कि नहीं भाई, ये प्राइमरी सिक्योरिटी तो ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ और भी सिक्योरिटी चाहिए, कुछ प्लॉट, दुकान, मकान, जो भी हो आप, वो हमारे पास गिरवी रखिए, जैसा कि अभी आप शेयर कर। तो वो जब रखा जाएगा हमारे पास, जो मॉर्गेज हो जाएगा, वो जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के अलावा, मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो सिक्योरिटी हमने ली, वो कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर? हाँ जी। कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीबॉडी? बोलिए। कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको यही बताता हूँ अभी, बोलिए। ओके। तो जब वो सिक्योरिटी हमने ली, सपोज हमने 1 करोड़ का लोन दिया, और जो कोलेटरल सिक्योरिटी हमने ली वो हमको मिनिमम 1 करोड़ के आसपास तो लेना ही चाहिए थी फुल वैल्यू कवर करने के लिए, लेकिन हमने सिक्योरिटी ले ली करीब 55 लाख। तो जब इनएडिक्वेसी, अपर्याप्त कोलेटरल सिक्योरिटी अगर हमने ली है, तो जब डिफॉल्ट बढ़ जाएगा, उसके चांसेस भी बढ़ सोचेगा कि ठीक है यार, मैंने तो इनसे इतना लोन लिया था, बढ़ के 1.5 करोड़ हो रहा है, और 50 लाख की मेरी सिक्योरिटी ले जाओ आप मैनेजर। तो इनएडिक्वेसी जब उसकी होगी, तो फिर वो टूट के चांसेस वहां बढ़ जाते। अब इसमें लिखा है सिक्योरिटी इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज मालूम है आप लोगों को? बताया है किसी ने, किसी क्लास में? देखिए, एनीबडी? ये तो आपने सही बताया कि दुकान, मकान, प्लॉट कुछ गिरवी रखिए। अब वो गिरवी रखने, गिरवी में मॉर्गेज रखिए, बंधक रखिए। तो उसमें एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज कई टाइप के हो सकते हैं। रजिस्टर्ड मॉर्गेज हो सकता है, इंग्लिश मॉर्गेज है, इक्विटेबल मॉर्गेज है। तो इक्विटेबल मॉर्गेज जो है बाय वे ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसमें ओरिजिनल जो आपके टाइटल डीड्स हैं, जो लेख पत्र हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं, वो आपका टाइटल वो कैसे होगा? या तो आपका रजिस्ट्री होगी, कोई विल होगी, या कोई ट्रांसफर डीड होगी, जहां से आपने एक्वायर कैसे हो, वो प्रॉपर्टी आपके नाम कैसे है, वो आपका टाइटल मीन्स क्या? जो कागज ये प्रूव करे कि आप इसके मालिक। ठीक है? और डीड माने लेख पत्र, जिस जैसा वो बना हुआ है डीड, वो टाइटल डीड कहलाती है। क्लियर? बोलिए, यस नो करिए। हाँ जी सर। तो टाइटल डीड, केवल टाइटल डीड को बैंक में रख के, और वो इक्विटेबल मॉर्गेज कहलाता है। उसमें
जो स्टैम्प ड्यूटी है वो नॉर्मल रजिस्टर्ड मॉर्गेज से बहुत कम होती है, और वो सिर्फ आपने टाइटल डीड्स अगर बैंक के पास गिरवी रख दिए हैं विद इंटेंशन कि मैंने ये लोन लिया है, इसके एवज में ये अपनी प्रॉपर्टी यहाँ गिरवी रखा, तो वो प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी। अब बैंक का अपना प्रोसेस है कि उसके बाद वो रजिस्ट्रार के यहाँ पे उसमें अपना लियन नोट करवा लेती है, भाई हमने इसके इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिया है, इसको नोट कर लीजिए हमारा चार्ज, जब तक हमारा लोन क्लियर नहीं होगा ये प्रॉपर्टी आप बेच नहीं सकते, इसकी रजिस्ट्री आप नहीं। तो वो इक्विटेबल मॉर्गेज। तो कोलेटरल सिक्योरिटी या इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है उसका कोलेटरल सिक्योरिटी का इक्विटेबल मॉर्गेज। अब नॉन लीगल तरीके की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या हो सकते हैं जो अभी हमने बात की, फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स लाइक, उसमें हम उसको रिमाइंडर कर सकते हैं स्मरण पत्र, कैसे कि फोन कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस, मेल्स। फोन कॉल तो एक बहुत कॉमन चीज है, मैसेजेस की हमने बात की, जैसे अभी एडवांस में ही मैसेज आने लगते हैं आजकल कि आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, तो आप उसको मैसेज करके याद दिला सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, ईमेल है तो मेल कर सकते हैं उसको। और जब इन चीजों से काम आपका लग रहा है कि बरोबर सुन नहीं रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर आपको विजिट भी करना है उसकी प्लेस, चाहे उसका घर हो, दुकान हो, या उसका ऑफिस प्लेस, जहां जरूर हो वहां आपको विजिट करके उससे बात करनी है कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमारे कुछ नॉन लीगल तरीके हैं कि जिनकी वजह से तहत हम सॉफ्ट रिकवरी जिसको कहते हैं वो प्रोसेस चले। अब यहां तक किसी को कोई इसमें शेयर करना है, बोलना है, बात करना है तो बताएं। बाकी लोग क्या बिल्कुल अपना कैमरा ऑफ करके और क्लास छोड़ के कहीं और बैठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है? नहीं सर, क्लास पे हूँ, पीपीटी। मेरी क्लास में बोलते रहिए आप लोग, क्योंकि मैं इंटरेक्टिव क्लास आप ज्यादा वो पसंद करता पीपीटी ले गए हैं या वहीं पे था? तो मेजर रीजन बिहाइंड डिफॉल्ट में अटका हुआ है पीपीटी। हूं। जी कह रहे हो जो पीपीटी है वो मेजर रीजन बिहाइंड डिफॉल्ट में ही अटका हुआ है, आगे पीछे किया था। नहीं हो रहा है? अरे यार क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है आज। हाँ अब आगे अभी आया, आया? पीछे गया सर। हमारा पीपीटी एक भी शो नहीं है, मेजर ऊपर वहाँ पे अटका हुआ है। ओके, अभी बढ़ के आगे हम तो पीपीटी एक भी नहीं पाए। नहीं नहीं, उसके आगे यही है, दूसरा कोई हाँ पीपीटी जी नहीं सर, आया नॉन लीगल पे आ गए। अब जो आया नॉन अभी। लीगल। उससे पहले जो दो था ना सर, पूरा 4 पेज था, उसमें नहीं, उसके मैं पहले एक जो उसके छोड़ पहले के जो वाला तीन ये 2 था, पेज नहीं छोड़ किया। उसके पहले ये वाला था, ये आपने देखा मेजर रीजंस बिहाइंड हाँ, डिफॉल्ट। उससे पहले उससे पहले ये हाँ, वो वाला वाला था भी नहीं आया, ये इंट्रोडक्शन। वाला भी नहीं आया। इंट्रोडक्शन था, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, उसमें रिकवरी अच्छा, की डेफिनेशन, और ये पीपीटी में शेयर भी कर दूंगा, आपको मिल जाएगी है आपके ठीक है सर। उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको शेयर भी करवाए, ठीक है। अब मेजर रीजन डिफॉल्ट के हमने देख लिए, और नॉन लीगल मेजर्स हमने देख लिए कि किस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हमको कानूनी प्रक्रिया में ना जा। तो ये सब सारे हमने कोशिश करके देख ली। फिर अगर बोरोवर टर्न अप नहीं हो रहा है, हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं या वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो फिर हमको उसमें इलीगल एक्शन शुरू करनी। अब लीगल एक्शन शुरू करने में हमारे पास क्या टूल है, क्या है? केवल सिविल सूट हम दायर कर सकते हैं। सिविल सूट अदालत में जब हम दायर करेंगे, तो आपने सुनी होगी स्टोरीज भी इस तरह की, कई न्यूज भी पढ़ी होगी कि सालों लग जाते हैं कोर्ट में डिसाइड होने। कभी कभी ग्रैंडफादर ने दायर किया था बाद, और वो चल रहा है, 2 पीढ़ियां गुजर गई, अब उनका जो ग्रैंडसन है वो अभी तक लड़ रहा है या अब आकर डिसीजन हुई। तो सिविल सूट इतने देर से डिसाइड होने से, जब बैंकिंग के रिकवरी सूट जब लगे रहे और सालों तक 20-20, 25 साल, 30 साल तक डिसाइड नहीं होते, तो उस रिकवरी के कोई मायने नहीं रहते, और बैंकों के खाते एनपीए होते ही चले जाते। तो इस समस्या से निपटने पे जब गवर्नमेंट ने गौर किया और बैंक
बैंक्स ने भी गवर्नमेंट से अप्रोच किया कि भाई कोई हमको ऐसा वो टूल दीजिए जिससे हमारे सूट्स जल्दी जल्दी डिसाइड। तो 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बना के लोक अदालत की स्थापना। लोक अदालत आप लोगों ने सबने सुना होगा, लोक अदालत वर्ड सुना है कि नहीं? हाँ सुना है सर। सुना है। कुछ बताएंगे क्या आइडिया है उसके बारे में? क्या रहता है लोक अदालत, बताइए। कोई आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। जब अगर कोई कुछ लोन आइडिया। लेता है और काफी दिन तक नहीं देता है, उसके बाद उसका एनपीए हो जाता है अकाउंट, उसके बावजूद भी जब रेन्युअल भी नहीं कराता है तब जाके उसको नोटिस मिलता है सर। नोटिस को फिर लोक अदालत में लेके जाता है और लोक अदालत जाने के बाद सेटलमेंट प्रोसेस होता है। नहीं, आप उसको लोक अदालत को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो आप जो बात कर रहे हैं ना वो बहुत क्लियर नहीं आ रही मुझे वॉइस आपकी। तो थोड़ा लीड हटा के या वो हटा के अगर आप बात करेंगे तो जरा ज्यादा क्लियर आएगी। फिर भी मैं आपके क्वेश्चन को जो मैं समझाऊं, वो आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें सम्मन्स और ये सब इशू होते हैं उसको। लेकिन लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत वही नॉर्मल अदालतें होती हैं जो एक नोटिफिकेशन के द्वारा। अदालत क्या होता है कि वैसे आपका अदालत का परिसर बना हुआ है, प्रमाइसिस है। आपको कोई केस दायर करना है उस अदालत में आप जाइए, वहां जज साहब बैठे हैं, करिए और चलिए। तो लोक अदालत स्पेसिफिक फॉर बैंक रिकवरीज, रिकवरी पर्पस के लिए उन्होंने बनाई। और लोक अदालत नोटिफाई करके, कोई फिक्स जगह पे जरूरत नहीं है उसको, वो नोटिफाई कर सकती है कि मैं इस तारीख को अदालत जो है वो उस गांव में बैठेगी 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए। तो कोई क्लस्टर ऐसा चूज करते हैं वो कि जहां अधिक से अधिक लोग वहां पधार आ सकें, उसको अटेंड कर सकें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अदालतें चलती हैं, वो किसान पूरा अपना टाइम छोड़ के या कोई खेती और मजदूर है तो पूरा दिन छोड़ के वो आया अदालत में और पता चला कि अगली तारीख लग गई। तो इसलिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, बहुत परेशानी होती है और इसीलिए वो केस डिसाइड नहीं होता। लोक अदालत क्या है, नोटिफाई कर दिया जाता है कि भाई अगले इस तारीख को, हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले ही वो अनाउंस कर देते हैं कि वहां पर अदालत बैठेगी आके, पब्लिकली सबकी बातें सुनेगी, इसके जो ग्रीवेंसेस हो वहां पेश कर सकता है। और टाइम, दिन और टाइम दोनों वो दे देते। अब लोक अदालत की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसे होती? सबसे ज्यादा आवश्यकता उसी को होगी जिसके पैसे डूब रहे होते हैं कि भाई जल्दी मेरा केस डिसाइड हो। और वो ऑब्वियसली बैंकर्स या फाइनेंशियल। तो बैंक में हम लोगों को गवर्नमेंट से या जो भी लीगल एड सेल है वहां उनको अप्रोच करके और लोक अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़वाने के लिए हम कोशिश करते हैं, करना चाहिए भाई जाके। और हमको लगा कि भाई इस एरिया में एक लोक अदालत लग जाए तो जल्दी जल्दी हमारे केसेस डिसाइड। तो हमारी रिक्वेस्ट पे अदालत ने अपना टाइम नोटिफाई कर दिया, दिन नोटिफाई कर दिया, और उस दिन अदालत आके वहां बैठेगी। लेकिन अब बरोवर कैसे आए? तो बोरोवर्स को ही लाना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कह लो आप, बैंकर्स की जिम्मेदारी होती है कि वहां तक पहुंच सके। अब अगर बारोवर ही नहीं आएगा तो कैसे डिसीजन होगा कोर्ट में? वन साइडेड डिसीजन बहुत कम देते हैं जजेस लोग, दूसरे पक्ष को सुनना चाहते हैं। तो इसलिए बोरोवर्स को सरकारी मशीनरी के थ्रू या जो भी हमारे पास मीन्स हैं उसके थ्रू मोटिवेट करके कि भाई तुम्हारा जो केस चल रहा है वो एक ही दिन में निपट जाएगा, तुम भी झंझट से बचोगे अदालत के, और जो डिसीजन अदालत देगी वो आपको और हमको दोनों को मानने में। तो बहुत से जो बोरोवर हैं वो कन्विंस हो जाते हैं और लोक अदालत में आने को तैयार। लेकिन मैक्सिमम आपको मिलेंगे जो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। उस केस में क्या होता है, अदालत से रेगुलर सम्मन निकलवाए जाते हैं। लोक अदालतों को वही पावर होते हैं जो नॉर्मल अदालत होते हैं, तो वो सम्मन इशू कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी एरिया में कुछ 400-500 केसेस हैं, तो अदालत कहाँ इतने सम्मन इशू करेगी, फिर भेजेगी, लगवाएगी, तो उसमें बहुत टाइम चाहिए।
तो ये भी इनिशिएट हम ही लोग करवाते हैं, जाके उनका जो फॉर्मेट है वो लेके, बोरोवर का नाम पता सब भर के, और फिर जिस हिसाब से उस पर साइन करा के, और वो सम्मन्स भी बैंकर ही डिलीवर करवाते, वही तामील करवा देते, कोरियर से भेजें, डाक से भेजें, रजिस्ट्री से भेजें, वो बोरोवर को मिल जाए। जब कोर्ट का सम्मन पहुंचता है तो 90% लोग तो टर्न अप होते ही हैं। तो ये कोर्ट का सम्मन आ गया, अगला जो है वो बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट आ सकता है, इसलिए कोर्ट अटेंड करना जरूर। तो लोग वहां टर्न अप हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब अदालत लग गई, बैठ गई, और वहां बोरोवर भी आता है, बैंकर भी खड़े हुए हैं, आपने अपना जो केस लगाया हुआ है, आपने प्ली किया वहां पे कि हमने इसको 2 लाख रुपए लोन दिया था, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस थे, और इसने अभी तक पैसा हमारा वापस नहीं किया। आज की तारीख में ब्याज लग लग के ये कुल 2,45,000 हो गया सपोज। तो इतने ड्यूज हमारे इसको वापस हमको दिलवाए। अदालत फिर उसको, बरोर को भी सुनती है, उसका पक्ष जानती है कि भाई क्यों तुम पैसा नहीं दे रहे, क्या प्रॉब्लम है। वो जो भी अपने रीजंस बताए कि साहब मेरी तो फसल ही चौपट हो गई, या मेरा तो बाढ़ में पूरा बह गया, मेरा धंधा ही खत्म हो गया, महामारी आ गई, इसमें जानवर मर गए, कुछ भी रीजन ऐसा वो बताएगा कि मेरे पास तो ना इनकम है ना पैसे हैं। तो जैसा आपको अगर जेन्युइन लगता है कि बरोबर जो है ना गंभीर स्थिति में है, तो बैंकर से फिर पूछते हैं कि भाई आप बताइए क्या करें? इसमें से कुछ जो अमाउंट आप बता रहे हैं, इसमें कुछ सेक्रीफाइस आप कर सकते हैं, कुछ छोड़ने को तैयार हैं, तो बरोबर से बात की जाए। तो फिर वहां बात आती है कि भाई कितने पैसे तक हम छोड़ सकते। तो सपोज बैंक की तरफ से ऑफर कर दिया गया कि भाई ठीक है, हम ब्याज ब्याज अपना छोड़ दे रहे हैं, बाकी 2 लाख जो हमारा मूल है उतना वापिस दिलवा दो। और बार कहेगा कि साहब मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा 2 लाख। तो कहीं आके बातचीत मान लो 160 पे, 150 पे कहीं सेट हो गया, आप बैंकर भी मान गए और बारोवर भी एग्री कर गए। तो कोर्ट वहीं जो लोक अदालत है वहीं देन एंड देयर उसमें डिसीजन दे देता है और डिक्री पास कर देता, ऑर्डर कर देता है कि भाई ये तय हुआ और ये इतने पैसे देगा। अब बारोवर ये कह सकता है कि साहब पैसे तो मैं दूंगा इतने, लेकिन मेरे पास इमीडिएट नहीं है, इसकी इंस्टॉलमेंट करवा दीजिए। तो दोनों पक्षों की मर्जी से मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट तय हुए। अब 4 इंस्टॉलमेंट तय होने के बाद बारोवर ने पहली इंस्टॉलमेंट दी और फिर डिफॉल्ट कर दिया उसने, फिर उसके पैसे नहीं आए, तो आपको रेगुलर सूट दायर करने की अलग से जरूरत अब नहीं है, क्योंकि लोक अदालत ने आपको डिक्री पास कर दी है। फिर आप डिक्री का एग्जीक्यूशन करा सकते। एग्जीक्यूशन क्या होता है कि उस ऑर्डर को लेके आप जाएंगे और उस बारोवर के नाम पे जो भी संपत्ति होगी, रेवेन्यू अथॉरिटी उसको पुट करेंगे, उसका प्रोसेस होगा, नीलामी होगी, और जो प्रोसीड्स आएंगे वो आपके रिकवरी। लोक अदालत की लिमिट है कि वो 20 लाख से ऊपर के केसेस को नहीं सुनेंगे, 20 लाख तक के केस को सही। तो अब लोक अदालत का कंसेप्ट आपको समझ में आया? बोलिए। हाँ सर। या कोई और कुछ दूसरे तरीके से इसको बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा, कुछ और किसी ने देखा है, कोई और प्रोसीजर जानता है? बोलिए, कोई एक्सपीरियंस है किसी के पास तो शेयर करिए, बोलते चलिए, बहुत टाइम है हमारे पास, सबके व्यूज हम लेंगे, समझेंगे। सर हमारा मेरा एक क्वेरी थी सर। जी बोलिए। क्या आप बताऊं? ना बोलिए। नाम सुदीप्त बोलिए। रॉय है सर। हैं? सर ऐसे होता है कि लोन तो दे देते हैं, उसके बाद के इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, हम्म और जो बैंक है, जैसे मान के चलिए कोई लोन पे किस्त में बाइक उठाया है, ठीक है, हम्म हम्म और वो किस्त नहीं भरता है, फिर हम्म उसके बाद डिफॉल्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या हम्म करते हैं ये जो कंपनी है या बैंक है, वो सेटलमेंट हम्म करते हैं। तो सेटलमेंट कैसे सर करते हैं? वो कहते हैं कि इतना कम ले लेंगे, हम्म। तो वो सेटलमेंट कैसे होता है सर? क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुदीप्त रॉय सर, जो बताया वैसे ही देखिए, लोक अदालत में जैसे होता है वैसे तो नहीं होता सर। वो लोग नाम तो बताइए। सुदीप्त रॉय है सर। रॉय कहाँ से, बंगाल से, कहाँ से बोल रहे हैं? सर
रॉय साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल से सर। ओके ओके सर। देखिए क्या होता है ना कि लोन हमने दे दिया, बैंक का सा लोन दे दिया, अब उसकी रिकवरी के जो एफर्ट्स हैं वो हमने किए। नॉर्मली क्या होता है कि लीगल उसमें जाने पर संभावना ये होती है कि बहुत टाइम तक केस चलेगा, और अगर 5 साल बाद हमको ये डिसीजन मिल भी गया कि आप जो है पैसे वसूल सकते हैं इससे, तो एक तो 5 साल बाद उस पैसे की वैल्यू कितनी रह जाएगी, दूसरा उसमें हमारे एक्सपेंसेस और मैन पावर कितने लग जाएंगे, कितने दिन तक हमारी बैलेंस शीट में वो एनपीए में पड़ा रहेगा, हमारी बैलेंस शीट खराब दिखेगी। तो कई पॉइंट कंसीडर करने के बाद, और जब ये लगता है कि भाई नॉर्मल कोर्स में ये पैसे हमको मिलने वाले नहीं है, तो फिर बैंक जो है कंप्रोमाइज के लिए तैयार हो जाती है। वो ये मान के चलते हैं कि 5 साल बाद हमको एक जो 1 लाख रुपए हमने जिसको दिए हैं, वो अगर 5 साल बाद हमको मिलते हैं, तो आज की वैल्यू अगर हम इस देखें तो आज की वैल्यू में अगर उनको 65,000 की दे, तो 5 साल बाद के 1 लाख के बराबर ही होते हैं, और फिर हम इतने झंझटों से, इतने झगड़े से बरी, तो वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हालांकि इसके बहुत एडवर्स और नेगेटिव इफेक्ट हैं, नो डाउट। लोगों में ये टेंडेंसी पनपने लगी है और पनप ही गई है कि यार मत करो तो अपने आप कंप्रोमाइज करेंगे, आधे पैसे जमा। क्लियर है? यही सोच रहे हैं ना आप, हाँ रॉय वही सर, साहब? कैसे सेटलमेंट करते हैं इसीलिए सर। हाँ सर, वही तो बात कर रहे हैं कि लोन देता है, उसके बाद बैंक ही खुद कहता है कि आइए हमको सेटलमेंट कर दीजिए, हम सेटलमेंट कर देंगे, आपका पैसा जितना है कम कर देंगे। वो लोग ही लोन देते हैं, वो लोग ही कहते हैं कि सेटलमेंट कर लेंगे। यही एक्चुअली सर बात है कि जब ये कैसे हो करते जाता हैं। है ना, जब रिकवरी नहीं आ रही है, वसूली नहीं आ रही है, तो फिर वो, मैंने रीजन बताया ना क्यों कर लेते हैं, इसलिए कर। और ये आपका, आप जो सोच रहे हैं, मैं भी वही उसी के बात सोचता हूँ कि इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जो दूसरे borrower है ना, उनको भी ये मोटिवेट होते हैं वो कि यार अपन जमा नहीं करोगे तो अपने आप कंप्रोमाइज करेंगे आके, तब देखा जाएगा। होता है ना ऐसा? सर हम इसलिए बताया कि क्या हम एक कंपनी में काम कर रहे थे, उसी टाइम से हमको पता चला कि डिफॉल्ट कर देते, फिर भी वो लोग कहते हैं कि नहीं देंगे नहीं देंगे, और बाद में अच्छा। बैंक खुद जाके उसको कहते हैं कि यही कीजिए। हम्म इतना पैसा हम छोड़ देंगे, इतना जमा कर दीजिए आप। तो देखिए कंप्रोमाइज सेटलमेंट होते जाते हैं, कर भी लेते हैं बैंक, लेकिन आपका सिविल स्कोर तो खराब हो ही जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हाँ आपको ये तो लोन शो लेने करेगा। में डेफिनेटली आपको परेशानी तो होगी। कंप्रोमाइज जरूर कर लिया बैंक ने, लेकिन बैंक का तो घाटा हो गया, बैंक ने उसको सह दिया घाटे को, बाकी पैसा राइट ऑफ कर दिया उसको, लेकिन जो बोरोवर है उसका रिकॉर्ड जरूर खराब हो। लेकिन गवर्नमेंट जो 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 यहाँ के जो रिकवरी रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो इतने लचर जिसको कह सकते हैं, या इतने सॉफ्ट है वो, कि बरोबर बहुत दिन तक उसको खींचता रह सकता है, उसके बाद भी डिसीजन क्या आएगा पता नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों को देख के, पूरे कंसिडरेशन करके, कि अगर हम इन्फ्लेटेड प्राइस उसकी देखें 5 साल बाद क्या मिल रही है हमको, और आज की तारीख में क्या मिल रही है, कई बार बैंक इसको करते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एनीवे ये पॉलिसी डिसीजन हैं बैंक के, वो अपनी अपनी पॉलिसी बनाते हैं और करते हैं, रिकवरी पॉलिसी में उनके लिखा होता है, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं और केसेस को खत्म करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक परमिसिव लेवल जो जो चेक लगा रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे ऊपर परसेंटेज आपका एनपीए का नहीं जाना चाहिए। वो बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है, फिर वो आरबीआई उसमें कई तरह से आपको रिस्ट्रिक्ट करती है बिजनेस करने की। कई बार आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि किस बैंक के, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा के, कभी पीएनबी के क्रेडिट कार्ड सेल करने पे रोक लगा देती है, या नए फाइनेंस पे चेक लगा देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पढ़ा आपने कहीं? सुना है ना? ये सर अभी लेटेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक के ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड इशू बंद हुए थे। देखिए, तो कारण उसके वही होते हैं, तो इसलिए एनीवे पॉलिसीज हैं बैंक की अपनी अपनी, करते हैं बिजनेस।
लोक अदालत के ऊपर और कोई बोलिए। बहुत अच्छा बड़ा टॉपिक है, जरूर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, शायद कुछ नए पॉइंट मुझे भी सीखने को मिल जाएंगे। बोलिए। मैं क्लास अपनी बहुत ओपन रखता हूँ, मैं कभी वन वे चलाने के फेवर में नहीं होता। आप लोग भी बोलिए, बताइए, जो भी जिज्ञासा, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी मन में आ रहा है आप बोलिए, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिली है नॉलेज शेयर करने की। और जब आप लोगों ने डिसाइड किया है कि फाइनेंशियल सिस्टम से आप जुड़ने जा रहे हैं, कोई बीसी बनेगा, कोई ये करेगा, कोई अलग से, तो मैं तो कहता हूँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्लास हुई है आपकी, टेक्निकल स्किल पे? अभी सर नहीं हुई? अभी नहीं हुई सर। तो वैसे तो ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ही प्रोग्राम है जो आप लोग जिसमें बैठे हुए हैं, कौशल विकास मंत्रालय ही कंडक्ट करता है। इसमें गवर्नमेंट बहुत पैसा भी खर्च कर रही है, और मुझे जहां तक मालूम है आप लोगों ने भी कुछ फीस दी है इस प्रोग्राम की। हाँ जी तो सर, जब हम, 3100 कुछ थी। हाँ, तो इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। मेरा कहने का कंसर्न ये है कि ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जितना नॉलेज, जितना गेन यहाँ कर लेंगे, जितनी शंकाएं, कोशिश आप यहाँ, क्योंकि आगे क्या होने वाला है कि आप, जैसे बैंक में होता है ना कि अभी आप काउंटर के सामने से आप जाते हैं एज कस्टमर, और जो पीछे बैंक एम्प्लॉय या बैंक ऑफिसर जो भी बैठे हैं, वो उनकी ड्यूटी होती है आपकी क्वेरीज को एड्रेस करना और आपको सेटिस्फाई करना। तो आपका रोल वहां बदल जाएगा। अब आप एज बैंकर बैंक के बिहाफ पे वहां बैठेंगे, तो कोई कस्टमर आएगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, बात करेगा, अगर आप उसकी क्वेरीज को अच्छी तरह से बता देंगे, समझा देंगे, तो वो आपसे कन्विंस होगा, 4 कस्टमर और लेके आएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। लोकल एरिया में जरूर आपकी क्रेडिबिलिटी सेट हो जाएगी, यार कोई चीज चाहिए पता करने तो उनसे बात कर। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि यहाँ जितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं वो आपको कर लेना चाहिए, ये मेरा मानना। बाकी अप टू यू। सहमत है कि नहीं मेरी बात से आप? बोलिए। हाँ जी सर। हम्म। तो बताएं लोक अदालत के बारे में कुछ और कोई बात करना चाहता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से रिकवरी में, तो हमने लोक अदालत की बात। सिविल सूट का ऑप्शन तो आपके पास ऑलवेज खुला है, और कानूनी प्रक्रिया हमको अपनाना क्यों जरूरी हो जाता है? पहला तो आपने देखा कि जब सॉफ्ट रिकवरी के टारगेट हमने अपने, जब हमने पूरी स्ट्रेटेजी उसमें लगा दी, बरोर से बात कर ली, विजिट कर लिए, 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, वो टर्नअप ही नहीं हो रहा, आई नहीं, तो हम उसको सिविल सूट इसका लगाएंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि कब अदालत लगेगी। लोक अदालत नहीं भी लग रही तो रेगुलर वे में इसको इसलिए लगाना होता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑपरेट करता है इंडिया में। भारत में लॉ ऑफ लिमिटेशन, कि किसी चीज की क्या लिमिट है, आपको अपना वसूली का वाद दायर करने का कितने पीरियड के अंदर आप कर सकते, उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाता है। तो अगर जैसे नॉर्मली जो केसेस होते हैं इसके एडवांसेस के, उसमें 3 इयर्स होता है। 3 इयर्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन की डेट, जिस दिन उसने लोन लिया वहां से 3 साल। अब अगर 3 साल का, क्या आप कहेंगे कि अगर वो रेगुलर 3 साल चलता रहा और फिर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर क्या होगा? नहीं, क्या उसमें 3 साल तो डॉक्यूमेंट की डेट से दिए हुए, लेकिन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट जहां पे हो जाता है, जहां पे वो ये मान ले रहा है कि हाँ मैंने इतना ऋण आपसे लिया हुआ है, जिस स्टेज पे वो एक्सेप्ट करता है, वहां से फिर 3 साल हो जाएगा। अब वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? या तो आप ईयर एंड में एक सिस्टम होता है कि बैलेंस सर्टिफिकेट एक उसको देते हैं और उससे एक्नॉलेज कराते हैं कि भाई आपने इतना लोन लिया था और आपका इतना अभी बचा हुआ, उसको वो साइन करके एक्नॉलेज करके देता है। और अगर नहीं भी, तो वो लास्ट डिपॉजिट जो करता है, अगर उसने आपके लोन अकाउंट में कुछ पैसे जमा किए, 1000 किए, 2000 किए, 4000 किए, तो वो उसका माना जाता है वो डेट, तो उसने वहां तक उस डेट को भी ये स्वीकार किया था कि उसके ऊपर इतना लोन, तो उस डेट से। तो आपको ये ख्याल बहुत रखना है
कि कहीं टाइम बाद तो नहीं हमारे डॉक्यूमेंट, या तो रिन्यूअल उसको कर लीजिए, रिन्यूअल कर लिया तो फिर रिन्यूअल डेट से 3 साल। तो इसलिए लीगल एक्शन आपको शुरू कर देना जरूरी है। जहां आप नहीं कर पा रहे हैं, रिन्यूअल नहीं हो रहा है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तो 3 साल का वेट नहीं करना है और उसका सिविल सूट दायर कर। क्लियर? हाँ जी सर। अब देखिए कि लोक अदालत में की हमने बात की, लोक अदालत छोटे लोन्स के लिए 20 लाख तक, प्लस लोक अदालत इतनी बिजी रहती है कि वो कब लगेगी, 1 महीने में लगे, 2 में लगे, 3 महीने में लगे। तो बड़े जो केसेस हैं उनमें भी सेम प्रॉब्लम फील की जा रही थी। बड़े केसेस की रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सक्लूसिव ट्रिब्यूनल्स बना, प्राधिकरण। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT की इसमें उन्होंने 1993 में एक एक्ट पास करके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी। अब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। जैसे रेगुलर अदालतें होती हैं, ऐसा ही ये ट्रिब्यूनल रेगुलर नियमित रूप से रोज बैठते हैं। इनका जैसे अदालत की तरह ये चलते हैं ट्रिब्यूनल। अब ये एक स्टेट में नॉर्मली एक ट्रिब्यूनल, कुछ छोटे स्टेट में 2-3 स्टेट मिला के भी एक हो सकता है, लेकिन इंडिया में नॉर्मली एक स्टेट का एक DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। अब DRT में आप 10 लाख से ऊपर और अपर लिमिट कोई भी नहीं है, वहां तक के केसेस यहाँ दायर कर सकते हैं। और ये एक्सक्लूसिवली फॉर बैंक रिकवरी, रिकवरी के केसेस ये सुनते हैं डिफॉल्ट होने वाले। और सेम प्रोसीजर होता है जो नॉर्मल अदालत में किया जाता है कि एप्लीकेशन आप लगाएंगे, जो रजिस्ट्रार है उसको जांचेंगे, एप्लीकेशन आपकी सुनवाई के लायक है तो उसकी डेट लगेगी, समन्स इशू होंगे बारोवर को, उनको बुलाया जाएगा और जिरह की जाएगी, उनके वकील को मौका दिया जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट, कोई पर्चा, कोई अगर कहीं बाहर से बुलाने की जरूरत पड़ रही है तो लोक अदालत, इसको लोक अदालत और DRT दोनों को पावर होते हैं कि वो किसी ऑफिस से कोई दस्तावेज मंगाना चाहता है तो मंगा सकता है, या किसी और को कोई ऑर्डर कर सकता है, किसी को गवाही के लिए सम्मन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और वो वहीं पे उसका डिसीजन जल्दी से जल्दी कर देते हैं। और डिसीजन करने के बाद वो रिकवरी प्रोसेस भी स्टार्ट करवा देते हैं, वसूली की कार्रवाई भी उन्हीं की प्रोसेस में शुरू होती है। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आने के बाद से रिकवरी बहुत फास्ट हुई है, बड़े बड़े केसेस पे जल्दी डिसाइड होने लगे। तो डेट रिकवरी DRT के बारे में आप लोगों ने पहले सुना है कभी? बोलिए। नहीं सर। नहीं सर। अभी क्लियर हुआ आपको कंसेप्ट के? एक तो लोक अदालत तो छोटे लोन जो 20 लाख तक के थे, और ये बड़े लोन जो है वो DRT में क्लियर हो। अब ये दो तो हो गए, इसके बाद एक और गवर्नमेंट ने रिकवरी को फास्ट करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का एक कंसेप्ट वो लेके आए, जो कंपनियां एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ये स्पेसिफिकली काम करते हैं जहां आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी है, जहां सरफेसी एक्ट आपका ऑपरेट होता है। अब सरफेसी एक्ट जो आया तो 2002 में, पहले क्या होता था, उससे पहले जो हम शुरू में बात कर रहे थे, एक प्राइमरी सिक्योरिटी और एक कोलेटरल सिक्योरिटी की हमने बात की थी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में जब हमारे पास किसी का मकान या दुकान या प्लॉट, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी रहती थी, तो एक्चुअली तो होना यह चाहिए कि उसको सेल करके, जब डिफॉल्ट हो गया खाते में, तो उसको सेल करके और अपने पैसे वसूल के लिए। तो पहले, इस एक्ट से पहले स्थिति ये थी कि आपको उसके लिए भी एक सिविल सूट दायर करना, और वो सिविल सूट में डिसाइड होता था कि प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं बिकेगी, बिकेगी तो कैसे बिकेगी, कौन बेचे। तो वो फिर एक लंबा प्रोसीजर शुरू हो जाता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास करके, सरफेसी उसको बोलते हैं, SARFAES, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इस नाम से एक एक्ट उन्होंने पास किया।
जिसमें उन्होंने बैंकर्स को ये पावर्स दे दिए कि इस प्रॉपर्टी को आप सर्टेन कंडीशन के अंदर कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप खुद ही सेल कर सकते हैं और जो प्रोसीड्स हैं उनसे अपनी रिकवरी कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? हाँ जी सर। अब सरफेसी एक्ट तो लागू हो गया, बैंकों ने प्रोसेस भी शुरू कर दिया, लेकिन बैंकर्स के पास नॉर्मली इस काम को करने के एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं होती है, मैन पावर भी उनके पास कम होती है। तो इसके लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एस्टेब्लिशमेंट को मंजूरी दी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो आ सकती हैं और वो ऑपरेट कर सकती। तो ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी सर्विसेज बैंकर्स हायर कर लेते हैं और वो उनको सरफेसी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में मदद, उनके लिए नोटिस जो बैंक इशू करेगी उनकी सम्मत दिलवाना, उनकी तामील करवाना, प्लस उसका पोजीशन लेना पड़ता है, फिजिकल पोजीशन वो लेना, प्लस ऑप्शन में उसके लिए कस्टमर ढूंढ के लाना, मार्केटेबल बनाना उस सिक्योरिटी को, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब उन लोगों का काम। वो ये सब एक प्लेटफॉर्म बना के और एक किसी सिक्योरिटी को मार्केटेबल जिसको कहते हैं, क्या बिक्री योग्य बना दिया, अट्रैक्टिव बना दिया उन्होंने कि लोग आएंगे और खरीदेंगे, वो काम वो करते हैं। तो आपका उसमें वो पूरी हेल्प है। और इसके अलावा वो क्या करती हैं कंपनियां कि आपके जो बैड डेट्स हैं उनको डिस्काउंटेड रेट पे परचेज भी करती हैं। उनको वो किस तरह रिकवरी करती हैं वो एक अलग मैटर है। जैसे आप समझें कि एक कोई पुराना स्कूटर आपका बजाज का था पुराने टाइम का, वो कबाड़ा हो गया, अब आप उसको चलाना भी नहीं चाहते, वो लाइबिलिटी की तरफ पड़ा हुआ है आपके पास, पेट्रोल बहुत खाता है, सर्विसिंग के लिए बहुत पैसा लगता है, तो फिर आप किसी उसके पास जाते हैं, कबाड़ी हो या कोई और हो, मैकेनिक को पड़ा, वो कहा था आपको कि भाई ठीक है सर मुझे दे जाओ आप, मैं 1000 रुपये देता हूँ, आपको लगा ये तो फालतू है यार, बेकार ही पड़ा है, चल ले जा पकड़ 1000 रुपये दे। तो ऐसे ही बैंक के जो बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स कौन से होते हैं, जो एसेट, जो हम एसेट क्लासिफिकेशन के बाद जो खाते डिक्लेयर कर दिए गए लॉस एसेट्स में चले गए कि अब इनमें कोई रिकवरी के चांसेस नहीं है, पूरा का पूरा ये हमको राइट ऑफ करना होगा। तो वो बैड डेट्स हैं बैंक के जिसमें रिस्क वेट इतना हो गया कि रिकवरी के कोई चांसेस नहीं। तो वो बैड डेट्स को ये लोग देख लेते हैं और फिर अपने हिसाब से उसको रिकवरी करते हैं। तो अब मान लीजिए कोई लोन था 10 लाख रुपए और ये उसको 1.5 लाख में या 2 लाख में इन्होंने परचेज किया। बैंक को क्या हुआ कि हमारा पैसा तो डूब चुका था, ये जीरो है, उनकी बैलेंस शीट में जीरो आ चुका है। तो अगर उनको 15 उसके उसके 1.5 लाख भी मिल रहे हैं तो उनका प्योर प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि वो तो डूब चुके थे, पैसे वो हटा चुके थे, तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो बैंक उसको सेल कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स हैं वो कम हो जाते हैं और बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन रहती है, बैड डेट्स वहां से हट। जो बातें मैं कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रही हैं? हाँ जी सर। या लग रहा है ऊपर बिल्कुल मैं बोलता जा रहा हूँ, हवा में उड़ती जा रही, कुछ क्लियर नहीं? आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, बताइए जो आपके मन में चल रहा हो, जो शंका है या जो कोई चीज आप पूछना चाहें, बोलिए, बोलते जाइए, बताइए। एआरसीज के ऊपर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर कुछ आप पूछना चाहते हैं? कोई हेजिटेशन मत रखिए भाई, कोई आदमी ये सोचता है ना कि यार पता नहीं सिली क्वेश्चन हो जाएगा, मैं पूछूं तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत सोचो। सबकी नॉलेज यहाँ एट पार है, आप ये मान के चलिए, कोई एक्सपर्ट नहीं है इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इसमें आपने एक चीज ये बोली कि बैंक से लोन ये कंपनियां परचेज कर लेती है, तो उसके हाँ बाद जी। ये कंपनियां इनसे ही पैसे रिकवर करती है, क्या करती है? वही तो मैंने कहा, वो एक अलग प्रोसेस है। एसेट रिकवरी कंपनियों के पास अपने अलग टूल्स होते हैं, अलग तरीके होते हैं, वो एसेस कर लेती हैं कि भाई इसमें कुछ गुंजाइश है नहीं है, तो हम वो खरीद लेते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना, मैकेनिक देख लेता है कि भाई ठीक है इसको इधर से ठोक के इधर से पीट के इसका ये चेंज करके और ये 2-4 साल चल जाएगा,
वो खरीद लेता है आपसे। जी जी। ऐसे ही ये जो लोन जो है ना, ये चेक करते हैं कि भाई एक्चुअली ये बोरोवर है नहीं है, क्या हुआ है इस केस में। वो सारी डिटेल देखने के बाद उनको लगता है कि भाई ठीक है, हम इसमें से हम 1.5 लाख में खरीद रहे हैं, उसको 5 लाख तो इससे वसूल ही लेंगे। तो उस तरह से वो खरीद के और उसको पूरे राइट्स उनके पास चले जाते हैं, वसूली वो करते हैं। अब आप इस बात का अंदाज आप लगा सकते हैं, या प्रैक्टिकली अनुभव भी किसी के पास होगा, कि एक बैंक वाला रिकवरी करने जाता है और एक प्राइवेट एजेंट रिकवरी करते हैं, फर्क होता है दोनों में। हाँ जी सर। सेम चीज है। एसेट रिकवरी एजेंट की, अभी रिकवरी एजेंट्स की हम बात करेंगे आगे। जब रिकवरी एजेंट आते हैं, तो जैसा कोई कह रहा था कि वो गाड़ी खींच के ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं, बैंक वाले तो नॉर्मली नहीं कर पाते ना ये सब। तो अगर इस तरह के बैड डेट्स आपने उनको सेल कर दिए हैं, तो वो तो पूरी कानूनी राइट्स, पूरी कानूनी प्रक्रिया, साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, वो पूरा लगा के और आपसे वसूल लेंगे बस। आपको जीने नहीं देंगे, जीना दूभर कर देंगे। तो फिर आपसे वो 1.5 का कम से कम 3 तो वसूल ही लेंगे। तो इसलिए वो खरीद लेते। इस पे कुछ और चर्चा करना चाहते हैं, बोलिए। अच्छे टॉपिक्स हैं, लंबे हैं, आप लोगों को बोलना चाहिए। वरना क्लास में सुनते रहना बड़ा बोरिंग काम होता है, मुझे मालूम है। हम लोग भी जब आपकी एज में थे, तो बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज से, बहुत सारे लर्निंग प्रोसेस से गुजरते रहते थे। तो अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की, अब डेट रिकवरी एजेंट्स जो है ना, ये भी नॉन लीगल मेजर का ही एक पार्ट है। इसमें भी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। तो debt recovery agents are representatives appointed by banks and lawful debt collection agencies to act as their agent, make calls or visit debtors to collect payments on any kind of past due bills without violating regulations implemented by Reserve Bank of India. अब गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलाउ किया हुआ है कि आप अपनी सुविधा के लिए, अपनी जरूरत के हिसाब से रिकवरी के लिए एजेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया का लॉ ऑफ एजेंसी है, जो अभिकरण अधिनियम है, वो ये कहता है कि एजेंट द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसी प्रकार माना जाएगा जैसा उसके मालिक ने स्वयं किया है। क्लियर हो रही बात मेरी? हाँ जी सर। तो जैसे बैंक बैंक ने रिकवरी एजेंट अगर ले लिया, नियुक्त कर दिया, और वो जो भी काम करेगा वो ये माना जाएगा कि बैंक ही कर रही है, या किसी प्राइवेट आदमी ने कोई अपना एजेंट रखा हुआ है, और वो एजेंट उसके बिहार वो जो भी काम करेगा वो ये माना जाएगा कि उस मालिक द्वारा ही किया गया है। वो ये कह के नहीं बच सकता मालिक कि भाई वो तो एजेंट ने कर दिया, मैं क्या करूं। लॉ ऑफ एजेंसी जो है इंडिया में, वो स्पष्ट कहता है कि इट विल बी कंसीडर्ड दैट इज डन बाय द प्रिंसिपल। तो इसलिए इसमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, और इसके लिए रिजर्व बैंक ने बहुत सारे गाइडलाइंस भी इशू किए हुए हैं कि रिकवरी आप एजेंट आप रखेंगे तो उनकी क्या क्या गाइडलाइंस है। सबसे पहला तो है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी तरह से आप उनको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। दूसरा, हर बैंक की, हर इंस्टीट्यूशन की एक रिकवरी पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी से उनको अवेयर कराएंगे, उनकी नॉलेज में लाएंगे, और इंस्ट्रक्शन क्लियर होंगे कि लोन रिकवरी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया जाएगा, इससे इतर जाके कोई काम नहीं किया जाए। जो अधिकार आपको एजेंट को दिए गए हैं उसी फ्रेमवर्क में एजेंट काम करेगा। क्योंकि अगर आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन हैं, तो फिर वो अगर बियॉन्ड पावर जाके कोई काम करता है तो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर बैंक की वो नहीं रहेगी, क्योंकि आपने जो उसको पावर दी है वो स्पेसिफिक है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डेट रिकवरी एजेंट रखने के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, समझाया जाए। ट्रेनिंग क्यों जरूरत है, कि हमने शुरू में बात की थी कि रिकवरी विदाउट लूजिंग द कस्टमर।
रिकवरी भी करना है और हमारे कस्टमर्स को भी जोड़े रखना है। तो उनको ट्रेनिंग भी प्रॉपर देना है और उनको स्पेसिफिक बताना है कि आपके क्या पावर है, लिमिटेशंस आपके क्या हैं, रिकवरी पॉलिसी हमारी क्या है, उसके अंतर्गत ही आप काम करने की छूट है। रिकवरी एजेंट पे एक लायबिलिटी ये भी होती है कि वो बोरोवर की प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे। ऐसा नहीं कि वो कहीं भी बीच बाजार में कहीं खड़ा हुआ है या कहीं शादी समारोह में गया है और वहीं जाके आप उसको हुए तबे बोलने लगे। अपनी डिमांड अपना वो करने लगे। तो ये अब ये सब तो एक गाइडलाइंस है। एक्चुअली प्रैक्टिकल क्या होता है, आप कोई बताएगा आप में से रिकवरी एजेंट से किसी का पाला पड़ा है या नहीं किसी ने सर। रिकवरी एजेंट काम किया है बैंक में? आप में से बोलिए, किसी का कोई अनुभव है तो बोलिए रिकवरी एजेंट। हाँ कहिए सर। बोलिए। रिकवरी एजेंट का बेसिकली सर वो पहले जो जब रिकवरी एजेंट के हाथ में चला जाता है तो वो लोग पहले नॉर्मली बोल के देखते हैं। अगर मामला ठीक हो जाता है, बात सुनता है, पैसा दे देता है तो ठीक है, और नहीं सुनता है तो उसको सख्ती में आना पड़ता है, कुछ धमकाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। किस तरह की सख्ती करते हैं? किस तरह की सख्ती करते पहले हैं बताइए। पहले सर ऐसे करते हैं कि आप लोन दीजिए, नहीं तो आपका ये लोन सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, आपका आगे में लोन मिलना बंद हो जाएगा। इसके लिए आप में आगे में बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। अगर लोन लीजिएगा तो आपका जो भविष्य का जो बच्चा कच्चा होगा उन लोगों का भी लोन मिलना ये हो जाएगा, डिफॉल्टर में पड़ जाएगा वो लोग भी, ऐसे करके। बिल्कुल। जब ऐसे बात सुन के अब वो लोग दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो उन लोगों को फिर बाद में मान के चलिए कोई बाइक रिकवरी होगा तो बाइक वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को कहे के प्रॉपर डॉक्यूमेंट पेपर लेके उसके बाद लेके आना पड़ता है। ऐसे करोगे नहीं नहीं तो होता, अगर नहीं देता है तो बातचीत कर, उसके बाद बैंक पे या जहाँ पे सेटलमेंट होगा वहाँ पे बुलाना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है ऐसे। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिकवरी एजेंट शुरू में जिस लहजे में बात करता है, भाई शुरू में आपसे कहेगा कि भाई आपने लोन लिया था, आप दे दीजिए, वापस कर दीजिए, आपकी ड्यू डेट है, इतना इंटरेस्ट होगी, यही बात करता है ना शुरू में। तो क्या बात तक वो इसी इसी अच्छी तरह से बात करता रहता है या बिहेव चेंज हो जाता है? तो सर लोन रिकवरी जो एजेंट होता है उन लोगों का पहले तो ऐसे नॉर्मल ही बात करता है, अगर कोई नहीं देता है तो उसके बाद ऊपर से प्रेशर देता है उन लोगों को ले जाइए, लोग लेके आने पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग कैसे करते हैं कि कोई वही मैं जानना चाहता था कि एक्चुअली रिकवरी एजेंट्स की बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि वो बोरोवर्स के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, अबे तबे से बोलते हैं, कुछ लोग तो किडनैप भी कर लेते हैं, बोरोवर्स को उठा लाते हैं। इस तरह के कई किस्से मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, कंप्लेंट सुनी है। जब मैं काम करता था तब मैंने ऐसी कंप्लेंट्स भी हैंडल की हुई। तो ये प्रैक्टिस में और जो लॉ उसमें बहुत फर्क होता है। लेकिन दूसरा इसका फ्लिप करके अगर आप पलट के देखें तो दूसरी साइड कि बहुत सॉफ्टली अगर आप बात करते रहेंगे तो आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम रहे। ये भी बात सही होता ही नहीं सर, होता ही नहीं, रिकवरी शॉर्ट बात से होता ही नहीं, कस्टमर भी वैसे ही होता है कि आप सीधे साधे बात करेंगे तो आपका बात ही नहीं सुनेगा। बात ही नहीं सुनेगा। इस बेसिस पे हम पर्सनल साइड से बता रहे हैं सर। हम एक बार रिकवरी में ऐसे ही माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम किए थे, उसके बाद जब हम तजुर्बा हुआ कि हम जाके सॉफ्टली बोलते हैं तो उन लोग जाके घर में जाके बैठ के आराम से खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, हमको बैठा के रखता है, पैसा ही नहीं देता है। तो हमने जब हम बड़े ऑफिसर से बात किए तो कहे कि आप ऐसे जैसे सांप को चलाने के लिए बीन बनाना पड़ता है ना, वैसे ही कुछ भी करना पड़ता है, अगर कुछ कीजिएगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो आपको भर दिन बैठ के ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत सही। तो थोड़ा गाइडलाइंस बहुत तो अपनी जगह देखना है। पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई एक्सपीरियंस बताइए, शेयर कीजिए, बोलिए।
कोई भी बोलिए। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेट रिकवरी एजेंट्स के ऊपर हमने बात की, अलग अलग एक्सपीरियंस आपके हो सकते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो जनरल गाइडलाइंस दी हुई हैं, ये सभी को, चाहे वो डेट रिकवरी एजेंट हो, चाहे बैंक का के कर्मचारी हो या अधिकारी हो, ये गाइडलाइन सभी को फॉलो करना आवश्यक होता है। इसके इतर आगे आप जाएंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप पे एक्शन ले सकती है। तो ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि डोंट वायलेट और ब्रीच द रिकवरी पॉलिसी प्रोसीजर एटसेट्रा प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से मतलब क्या है? जो ओनर है, जो मालिक है। अगर बैंक है तो बैंक का बोर्ड ने या बैंक मैनेजमेंट ने जो गाइडलाइंस दी हैं, जो रिकवरी पॉलिसी बनाई है, उस रिकवरी पॉलिसी के अंतर्गत ही आपको रिकवरी करना है। रिकवरी ड्राइव उसी के अंतर्गत चलाओ, उसके इतर जाके आप काम नहीं कर सकते। या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो सारी फॉलो करते हुए ही आप रिकवरी करें। डोंट एक्सीड द अथॉरिटी गिवन इन द रिकवरी अरेंजमेंट। आपको रिकवरी अरेंजमेंट एग्रीमेंट या अरेंजमेंट के अंतर्गत जितने पावर आपको दिए गए हैं, जो अधिकार आपको दिए गए हैं, उसी के अंतर्गत आपको काम करना है। उससे आगे बढ़ के आप काम नहीं करना। ये चाहे आप एजेंट हैं या बैंक के कर्मचारी हैं या अधिकारी। बैंक की जो लोन रिकवरी पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए ही आपको काम। वरना क्या होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये होता है कि कई लोग अति उत्साह में होते हैं कि भाई रिकवरी ठीक है, ऐसे नहीं दे रहा ना, तो उसने अदरवाइज जाके कुछ और मीन्स लगा के उसको, उसकी एसेट कब्जे में ले लिए या उसकी प्रॉपर्टी पे ताला लगा दिया। कुछ ऐसा काम जो कर देते हैं, उत्साह में पैसा तो आ जाता है। अब पैसा जब तक वसूली आपकी आ रही है प्रॉपर, तो वसूली कहाँ जाएगी? वो बैंक के प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन अगर कोई ही एडवर्स आपका स्टेप पड़ गया और किसी ने आपके ऊपर केस दायर किया, तो वो आपका पर्सनल हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी रिकवरी हो रही है, वो बैंक की है, वो आपकी पर्सनल नहीं हो सकती। लेकिन अगर एडवर्सली कोई अगर क्रिमिनल केस आपके ऊपर लग गया, तो वो आप पर्सनली उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने अपने जो अथॉरिटी है उसको वायलेट कर दिया। विद इन फ्रेम अगर आप काम कर रहे हैं तो बैंक आपके पीछे खड़ी होगी। अगर आपने इन जो रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन किया, तो फिर आपके लिए जब तक उसमें वायलेशन करके भी अगर आप रिकवरी कर रहे हैं, तो वो बैंक के लिए रिकवरी हो रही है। डेफिनेटली आपको उसका वो भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक स्टेप भी कोई बराबर ऐसा मिल गया और क्रिमिनल केस कुछ आपके ऊपर लग गया, तो फिर वो आपके लिए पर्सनल हो गया, आप परेशान। समझ रहे मेरी बात को? मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बात बता रहा हूँ। हाँ जी सर। सही लग रही मेरी बात? हाँ सर। हाँ जी सर, रिकवरी होगी, प्रॉफिट तो बैंक का होगा। कल की डेट में कोई और दिक्कत होगी, वो दिक्कत सिर्फ हमारे को फेस करनी पड़ेगी, उसमें बैंक सपोर्ट नहीं करेगा। फिर वो इसलिए नहीं करेगा कि अगर आपने जो उसने रिकवरी पॉलिसी अपनी बताई है या जो पावर्स आपको दिए हैं, वहां तक ही आपने काम करके रिकवरी की है, तो आपके साथ कर। अदरवाइज उसको बियॉन्ड आपने कर दिया, उसको एक्सीड कर दिया, पावर से आप आगे चले गए, तो फिर वो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो आपको व्यक्तिगत रूप से करना। इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ, जहां से भी बात करता हूँ, ऑलवेज मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है कि भाई काम करिए, विद इन फ्रेम करिए, विद इन रूल्स करिए। आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको करना है, कीजिए, लेकिन अपने आप को संभाल कर, कहीं आप इसमें अदरवाइज इन्वॉल्व ना हो। क्लियर? हाँ जी सर। अब डोंट मेक ए कॉल टू द डेटर बिफोर, ये गाइडलाइन जो है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी हुई। किसी भी बोरोवर को, किसी भी जिसके ऊपर आपका ऋणी है, उसको सुबह 7 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद कॉल नहीं करना है।
लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली, जब एग्रीकल्चर रिकवरी के लिए जाते हैं तो कितने बजे चले जाते हैं? किसी को एक्सपीरियंस है? नहीं सर। क्योंकि ये माना जाता है कि किसान तो अपने घर पे मिलेगा ही नहीं, वो तो 7 बजे तक तो निकल जाता है घर से अपने खेतों में। तो ये टाइम जो दिन का टाइम होता है, ये तो अगर आप जाएंगे भी बात भी करेंगे तो वो कोई मिलने वाला नहीं, इसलिए प्रैक्टिकली तो जाना ही। एक गाइडलाइन क्या कहती है कि आप सुबह 7 से पहले और आपको 9 बजे के बाद, निश्चित है जब फोन कॉल ही नहीं कर सकते तो जाके मिलना तो आपको अलाउ ही नहीं। डोंट मेक anonymous calls or bunch calls to the data which may be perceived as harassment. आप बेनामी कॉल ऐसा ही कुछ बोल के उसको डरा धमका नहीं सकते, हैरेस नहीं कर सकते, उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। आप जब भी कॉल करेंगे अपनी आइडेंटिटी बता के ही कॉल करेंगे, आइडेंटिटी छुपा के नहीं करेंगे आप। अगर आप रिकवरी एजेंट हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं फला फला बैंक का रिकवरी एजेंट हूँ, उसके बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप ये पैसे आपको बड़ी हो रहे हैं, आप जमा करो। आप उसको छुपा के नहीं बात कर सकते कि कोई कहे मैं थाने से बोल रहा हूँ या मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ या रीजनल मैनेजर बोल रहा हूँ। इस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के बात नहीं कर सकते। किसी बोरोवर से अनसिविलाइज्ड वे में आप बात नहीं कर सकते, असभ्य तरीके से बात नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, उसको हैरेस नहीं कर सकते। ये सारे गाइडलाइंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पर सिचुएशन है वो कुछ और हो। आप सहमत हैं इस बात से? सर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। क्योंकि जैसा अभी इससे प्रीवियस फेलो जो बात कर रहे थे कि सर अगर इतना सॉफ्टली करते रहते हैं तो लोग सुनते ही नहीं, रिकवरी होती ही नहीं, ये भी एक फैक्ट। अब एक बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस की। जब हमने बात की थी सरफेसी एक्ट की, कोलेटरल सिक्योरिटी को जब सेल करते हैं सरफेसी एक्ट में, तो उसमें पूरा प्रॉपर फॉलोअर, पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना ही होता है। प्रॉपर नोटिस बोरोवर के पास जाना चाहिए, उसके बाद आपको रिपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी आपके पास रखी हुई है उसका आपको पोजीशन लेना है। उसके बाद उसका प्रॉपर वैल्यूएशन कराना। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैंने तो ये मकान इसका गिरवी रखा है, मेरे तो 20 लाख ही बाकी है, भाई मकान 50 लाख का हो मुझे क्या लेना देना, 20 से ऊपर जितने बिकेगा आप बेच देता हूँ, नहीं वैसे बस ऐसा नहीं कर सकते आप। उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है, आपको प्रॉपर उसका वैल्यूएशन अप्रूव्ड वैल्यूअर से कराना होगा कि इसकी मार्केट में इस संपत्ति की वैल्यू क्या है, या फिर कोई आपकी रिकवरी वैल्यूएशन कमेटी भी होती है इंस्टीट्यूशंस में, तो वैल्यूएशन कमेटी उसको एसेस करेगी और वो निर्धारित करती है कि नहीं भाई कम से कम इस प्रॉपर्टी की 55 लाख रुपए न्यूनतम बोली हम रखेंगे, इससे ऊपर जितने मिल जाए जो लगाएगा वो खरीदे जाए। तो वैल्यूएशन कमेटी या जो अप्रूव्ड वैल्यूअर्स हैं उनसे आप वैल्यूएशन कराएंगे और फिर उसके ऑक्शन में जाएंगे, प्रॉपर्टी सेल की प्रोसेस आप शुरू कर। लेकिन इन बिटवीन किसी भी स्टेज अगर बरोवर आपसे अप्रोच करता है आके और कहता है कि नहीं सर मैं आप मेरी प्रॉपर्टी मत बेचिए, मैं आपका पैसा देने को तैयार हूँ, जो भी आपके ड्यूज बनते हैं अभी तक दे रहा हूँ, तो आपको बरोवर को मौका देना ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब तो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है अमेंडमेंट कर देंगे, नहीं। लास्ट मोमेंट तक भी अगर जो प्रॉपर्टी सेल होने जा रही है और बोरोवर खुद आ जाता है तो वो आप उसको प्रॉपर्टी को बोरोवर को ही देंगे अगर वो आपके ड्यूज की वेट पर। सर क्लियर? इसमें एक पॉइंट आपने बोला कि जो भी उसकी हाँ बोलिए। मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से ऑप्शन होगा। तो हाँ जी। उसमें अब जैसे अगर बंदे का लोन सिर्फ 20 लाख बचा था और सेल हाँ 55 या 60 लाख में होता है, तो उसमें जो ऊपर की अमाउंट आती है वो किसको दी जाती है? उसी को रिटर्न की जाएगी बंदे को। अच्छा, जिसकी प्रॉपर्टी थी बाकी उसको हाँ रिटर्न हो। उसी को दी जाएगी, जो भी उसके अपने पैसे आप ड्यूज समेत जो भी खर्चे आपके हुए हैं ऑप्शन का खर्चा तक मिला के सारे आप काट सकते हैं उसमें से, और जो भी उसके प्रोसीड बचेंगे वो उसको आपको देना ही है। और ठीक। इसका रिवर्स अगर होता है कि मान लीजिए 1 करोड़ का लोन है और प्रॉपर्टी आपकी 60 लाख में ही बिकी, ये भी हाँ हो जी। सकता है ना,
बिल्कुल हो तो सकता है। 40 लाख के लिए आप सिविल सूट दायर कर सकते हैं। आप 60 लाख में ये प्रॉपर्टी बेच दी, बाकी पैसे के लिए न्याय का रास्ता, लीगल एक्शन का रास्ता खुला हुआ है आपका, वो बंद नहीं होता इससे। तो सर कि भाई इसमें अगर आपने बार बोले सिक्योरिटी कि मैं बेच तो ली, इसको अब ज्यादा में खत्म हो बेचता, गया। तुमने जानबूझ के कम में बेची। नहीं, इसीलिए तो उसको प्रॉपर, आपको वही इसीलिए तो बता रहा हूँ ना कि उसके जो प्रोसीजर दिए हैं ना, वो जी, उसको पूरे फॉलो किए जाते हैं। वैसे नहीं बेच दी जाती प्रॉपर्टी। यानी जब वो borrower को बारोवर नोटिस हाँ भी दिया करेगा जाएगा। उसके बाद ही बेची जाएगी। नहीं नहीं, borrower के हाँ की जरूरत नहीं है। borrower तो हाँ ही नहीं करेगा तो बेच ही नहीं पाओगे आप। जी, उसमें जो प्रोसीजर गाइडलाइन जो दी गई हैं कि भाई आप प्रॉपर अप्रूव्ड वैल्यूअर कौन से होते हैं, कि जैसे गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे सीए होते हैं। तो सीए को सर्टिफिकेट देने के लिए रिकॉग्नि उनको मान्यता प्राप्त है वो लोग, वो बता सकते हैं। तो ऐसे ही जो अप्रूव्ड वैल्यूअर्स हैं, जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने का जिनके पास अप्रूवल है, लाइसेंस है, उनसे आप करवाएंगे। प्लस 4 लोगों की इंडिपेंडेंट एक वैल्यूएशन कमेटी भी बन जाती है। वो वैल्यूएशन मार्केट का करेगी। उसमें उसने क्या तरीके अपनाए हैं उनको एविडेंस करेगी, उसमें लगाएगी। और फिर जो है वो borrower को नोटिस भी देगी कि आपकी प्रॉपर्टी इस दिन सेल पे लग रही है, मिनिमम जो हमने बोली रखी है वो इतने की रखी है, आप चाहें तो स्वयं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी नॉलेज में लाके ही आप बेचेंगे, ऐसे नहीं बेच सकते। ठीक है। कई गाइडलाइंस हैं उसमें, वो फॉलो करेंगे। और अगर प्रॉपर्टी कम में बिकती है और आपका लोन ज्यादा है, तो लीगल एक्शन का ऑप्शन आपके पास ऑलवेज खुला हो। बाकी पैसे के लिए आप अपना वाद दायर कर सकते। क्लियर? हाँ जी सर। चलिए, अब जितना भी थ्योरी पार्ट था वो मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट। अब बाकी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या इंटरेक्ट करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। मेरे पास जो भी नॉलेज है इसमें से आप लोग कितनी शेयर करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। सर पीपीटी को एक बार दोबारा दोहराइए तो फास्ट से। पीपीटी फास्ट को से एकदम दोहराऊं मैं? फास्ट। हाँ हाँ, एक धीरे धीरे हम स्क्रीनशॉट कर लेते हैं थोड़ा, तो अब भी तक के लिए। देखिए, पहले तो इंट्रोडक्शन है कि रिकवरी होता क्या है, रिकवरी का प्रोसेस, क्यों रिकवरी, रिकवरी की जरूरत क्यों पड़ती है, और रिकवरी के जो स्ट्रेटेजीज, किस तरह से रिकवरी करनी है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, वो रिकवरी मैनेजमेंट हो जाता है। और रिकवरी मैनेजमेंट इस तरह से किया जाता है कि हमारी रिकवरी हो लेकिन हम अपने कस्टमर्स को लूज ना करें। क्लियर? चलिए। और रिकवरी जो होती है, रिकवरी मैनेजमेंट में 2 तरह से हो सकता है वो, एक तो लीगल, नॉन लीगल तरीके से, और एक लीगल तरीके। नॉन लीगल में नॉर्मल जो सॉफ्ट रिकवरीज बैंक की होती हैं वो तरीके हो सकते हैं, और लीगल में लीगल एक्शन, आप सिविल सूट दायर कर सकते हैं। नॉन लीगल तरीके में, इससे पहले इसमें जब एनपीए होता है, खाता क्यों होता है, क्योंकि उसमें डिफॉल्ट हो जाता है। डिफॉल्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये संभावित 4 कारण इन्होंने यहाँ दिए। लैक ऑफ क्रेडिट एवोल्यूशन, lack of follow-up measures, default due to natural calamities, और inadequacy of collateral security and equitable mortgage। collateral security और प्राइमरी सिक्योरिटी का डिटेल मैंने आपको बताया। क्लियर है? बोलिए। हाँ सर। इसके बाद नॉन लीगल तरीके में आपके पास फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स हैं, फोन कॉल आप कर सकते हैं, मैसेजेस उसको कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और अगर वो टर्न अप इन सबसे नहीं फर्क पड़ रहा है तो आपको विजिट भी करनी है उसके, जो भी उसका मकान है, दुकान है, प्लेस ऑफ वर्क है, नौकरी करता है या खेती करता है, जो भी है, जहां भी उसके आपका नोन एड्रेस आपके पास है, वहां आपको जाके उससे मिलने की कोशिश करना है। अब जब इतने सारे मेजर्स के बाद भी आपको लग रहा है कि बोरोवर काबू में नहीं आ रहा है और वो टर्न अप ही नहीं होगा, तो फिर आपको मजबूरी में लीगल एक्शन लेना पड़ता है, या आपके डॉक्यूमेंट टाइम बार्ड होने जा रहे हैं। टाइम बार्ड आपको बताया था मैंने कि लॉ ऑफ लिमिटेशन यहाँ ऑपरेट होता है इंडिया में। हर चीज का उन्होंने एक लिमिट बताई हुई है कि कितने टाइम के अंदर आपको वसूली के लिए अपना बात दायर कर देना चाहिए न्यायालय में। उसकी जो लिमिटेशन है उसके भीतर भीतर आपको लीगल एक्शन शुरू कर। उसके बाद हमने बात की लोक अदालत की।
लोक अदालत 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश की। क्योंकि बैंकों की रिकवरी बहुत स्लो होती थी, सिविल सूट डिसाइड होने में 20, 25, 30 साल भी लग जाते, तो रिकवरी कोई मायने नहीं था। बैंकों के खाते खराब होते जा रहे थे, रिकवरी आ नहीं रही थी, बैलेंस शीट खराब थी। तो सरकार ने निर्णय लिया कि कुछ ऐसा प्रोसेस निकाला जाए जिससे इनका डिसीजन तुरंत। तो लोक अदालतें लाई गई। लोक अदालत प्री नोटिफाइड होती है कि किस डेट को लगेगी, कहाँ पे लगेगी। वहां पे दोनों पक्षों को सुना जाता है और इमीडिएट डिसीजन वहां हो जाता है। उसमें कंप्रोमाइजेस भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी डिक्री अदालत इशू कर। डिक्री इशू होने के बाद आप जब चाहें उसको एग्जीक्यूट करा सकते, उसको दोबारा आपको सिविल सूट दायर करने की जरूरत। लोक अदालत की लिमिट है वो 20 लाख तक के ही डिस्प्यूट को सुन सकते हैं और डिसीजन दे सकते हैं। अब इससे ऊपर के जो लोन्स हैं उनकी रिकवरी के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स स्पेसिफिकली बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1993 में, बड़े लोन्स के। ये ट्रिब्यूनल जो हैं वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, मतलब ये अदालतों की तरह रेगुलर होते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि 2 दिन यहाँ लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, नहीं लग। हाँ, ये डेली बेसिस पे जो जो रूटीन में अदालतें बैठती हैं उसी तरह से ये बैठते हैं और ये बड़े बड़े रिकवरी केसेस को तो वहां पे डिसाइड करते हैं और रिकवरी प्रोसेस को भी स्टार्ट करवाते हैं। इसके बाद हमने बात की थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की। ये कंपनीज जो हैं वो सरफेसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं। और सरफेसी एक्ट में आपको मैंने बताया था कि इस एक्ट के आने से पहले 2002 में जब ये एक्ट आया, इससे पहले तक जो कोलेटरल सिक्योरिटी हमारे पास हुआ करती थी उसको सेल करने के लिए भी हमको सिविल सूट दायर करना होता था और अदालत के डिसीजन होने के बाद, अदालत की परमिशन मिलने के बाद ही वो प्रॉपर्टी सेल की जा सकती। तो वो प्रॉपर्टीज की सेल हो ही नहीं पाती, 1% भी नहीं। तो सरकार ने विशेष अधिकार ये एक्ट डाला सरफेसी, जिसमें बैंकर्स को अधिकार दे दिया कि जो प्रॉपर्टी आपके पास इक्विटेबल मॉर्गेज है उसको आप कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए स्वयं ही सेल कर सकते हैं। और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको इसमें सहयोग करती हैं, क्योंकि बैंकों के पास इतना एक्सपर्टीज भी नहीं होता, मैन पावर भी नहीं होती। तो इसलिए आपको इसमें सरफेसी एक्ट में सम्मत भेजने में, लगवाने में, पोजीशन दिलवाने में और वो जो सिक्योरिटी आपके पास है उसको मार्केटेबल बना के प्रेजेंट करना है, जिसके लिए ऐड करना हो, ये करना हो, उसकी एक मार्केटेबल वैल्यू बनाने के लिए ये कंपनियां सहयोग करती हैं। इसके अलावा ये आपके बैड डेट्स को भी डिस्काउंटेड रेट पर खरीद लेते हैं और आपकी बैलेंस शीट को क्लीन करते हैं। इसके बाद हमने बात की डेट रिकवरी एजेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ने परमिट किया हुआ है बैंक्स को कि आप अपनी रिकवरी के लिए एजेंट नियुक्त कर सकते हैं सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। और जहां भारतीय कानून लागू होता है उस कानून के अंतर्गत, तो लॉ ऑफ एजेंसी ये कहता है कि एजेंट द्वारा किया गया कार्य वैसा ही माना जाएगा जो मालिक द्वारा किया गया। इसलिए बहुत केयरफुली एजेंट हमको नियुक्त करना है, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट उनके साथ करना है, उनको क्लियर बताना है कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपकी पावर है, क्या। इसके अलावा इसके आगे आपको नहीं जाना। इसके अलावा उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना और फिर उनका वॉच भी रखना, उनके काम का रिव्यू भी करना, उनके बारे में फीडबैक भी देते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिकवरी में आपको ध्यान रखने हैं। जो मेन पॉइंट है उसमें कि आपको जो लोन रिकवरी पॉलिसी है उस इंस्टीट्यूशन की, बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, उसको वायलेट नहीं कर सकते आप, चाहे वो एजेंट हो, चाहे बैंक के कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी। उसी फ्रेमवर्क में आपको काम है।
किसी भी बोरोवर को आप सुबह 7 से पहले रात को 9 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। उसकी प्राइवेसी आपको मेंटेन करना ही है। और जो बोरोवर है उसके साथ जब भी आप बात करेंगे, चाहे वर्बली बात हो, आमने सामने बात हो या टेलीफोन कॉल्स के ऊपर बात हो, उसको सभ्य तरीके से उससे बात करना है। अनसिविलाइज वे में बात नहीं की जा सकती, गाली गलौज नहीं हो सकती, उसका हैरेसमेंट किसी भी तरह से करना अलाउड नहीं है। ये सारे कुछ गाइडलाइंस हैं, इनके अंतर्गत रहते हुए ही आपको अपनी रिकवरी करना है। जनरल गाइडलाइंस जो कोलेटरल सिक्योरिटी सर्विस में बेचने की हैं, उसमें बारोवर को आपको नोटिस देना है। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना है, उसका वैल्यूएशन करवाना है अप्रूव्ड वैल्यू से, या आपकी कोई कमेटी बनी हुई है वैल्यूएशन की ऊपर, और उस वैल्यूएशन के आधार पे आपको ऑक्शन में जाना। ऑक्शन प्रोसेस के दौरान कभी भी अगर बारोवर टर्न अप होता है और वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, इस प्रोसेस को आप रोक दें, तो आप उसको रोक सकते। बारोवर को चांस आपको देना ही। दैट्स ऑल। और बताएं, शॉर्ट में जिस्ट मैंने आपको बताइए और क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हो कि सर अगर बैंक में जो बैंक तो लोन दे देती है, उसके हाँ। बाद तो रिकवरी अगर नहीं होता है तो पैसा वो अमाउंट को सरकार से काटते था या फिर देखिए क्या होता है कि जो बरबर को बिजनेस उसके में, बाद देखिए बिजनेस जब आप करते हैं तो अगर बिजनेस में आपके पैसे नहीं आए तो कौन भुगतता है उसको, बताइए किसकी लायबिलिटी होती है। पैसे नहीं आएगा आपका ही, तो वो हमारा ही लॉस होगा ना। आप ही का लॉस होता है, ऐसे ही बैंक का ही लॉस होता है। वो बैंक को जो अपना प्रॉफिट होता है, जो रिजर्व्स होते हैं, उसमें से प्रोविजन करके रखना पड़ता है। जब आपकी एसेट रिकवरी, एसेट क्लासिफिकेशन की क्लास हो चुकी है, उसमें आपको प्रोविजनिंग भी बताया होगा उन्होंने कि अगर कोई खाता एनपीए हो जाता है तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोविजन करके रखना होता है। कि मान लीजिए कोई 10 लाख का खाता आपका एनपीए हो गया और वो सब स्टैंडर्ड है, तो आपको 25%, उसमें जोखिम का वेट कितना है, उसमें रिस्क वेट मान लीजिए 25% माना गया है, तो आपको 25% उसका अमाउंट का प्रोविजन करके रखना होगा कि अगर ये पैसा नहीं आया तो आप जो हमारे डिपॉजिटर है उनको कहाँ से लौटाएंगे, उनका पैसा तो आपको देना ही है ना, तो आपको प्रोविजन करके रखना ही होगा अलग से। समझे ना ये। और बताइए, और कोई क्वेरी आपकी, और कुछ आप पूछना चाहते हैं, डोंट हेसिटेट। बोलिए, अभी हमारे पास टाइम है। सर इसमें जो जो ये किया हो गया क्लास, तो उसमें क्वेश्चन आंसर को कुछ क्या चीज? प्रश्न सर हम आप पूछिए तो हम देते हैं उत्तर। देखिए, प्रश्न मुझे नहीं पूछना है, प्रश्न आपके होना चाहिए, आप पूछिए, जवाब मैं दूंगा। मुझे कोई आपका एग्जाम नहीं लेना है, मैं आपसे नॉलेज शेयर करने के लिए हम तो हूँ। जो क्लास किया है एग्जाम आपका बाद में होगा, अच्छा मैं आपका एग्जाम या टेस्ट लेने नहीं हूँ। मैं आपकी नॉलेज को, स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर, अपडेट करने की, इम्प्रूव भी नहीं कर सकता मैं, उसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ बस। तो इसलिए क्वेश्चन आप राइज करिए कि क्या जानना चाहते हैं आप, या कोई आपका कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ भी आप बात कर सकते हैं। चलिए, मैं इससे बियॉन्ड भी आपको चांस देता हूं कि केवल आप इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, रिकवरी को, एंटायर बैंकिंग सिस्टम पे या फाइनेंशियल
सेक्टर में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। आज आज का जो हमारा टॉपिक है इससे इतर भी फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए, बैंकिंग से रिलेटेड होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, बोलिए। कुछ भी जानना चाहें आप बोलिए। इतना ओपन फील्ड कोई ऑफर करता नहीं है। लेकिन जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए कि आप एक्चुअली क्या जानना चाहते हैं, या आपकी कोई क्वेरी रह गई है, किसी क्लास में कुछ चीज पूछने से आप भूल गए हैं, वो ही पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। सर क्या हम कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने जो कोई स्कीम दे दिया कि हाँ। कोई लोन आया है 25% सब्सिडी है, वो लोन हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन अच्छा। इसमें से आ गया कि अप्लाई हो गया, लेकिन हम्म। बैंक अगर कुछ जिस बैंक पे सिलेक्ट किया है वो बैंक अभी तक कुछ खबर नहीं ले रहा है, तो ऐसे हम क्या करें उससे आगे? कि बैंक पे जाके आप इंक्वायरी ये करना बताइए, पड़ेगा या फिर? ये बताइए कि वो केस कहाँ से आया बन के आपका? किसी सरकारी एजेंसी ने बनाया होगा ना, अगर ये सब्सिडी मिल रही है तो। हाँ सरकारी एजेंसी, सरकारी किसने अप्लाई बनाया, किया है, कौन सी एजेंसी ने? सब्सिडी अप्लाई। जिस हमारा एजेंसी ने वेस्ट बंगाल बनाया का ही है। उनसे आप बात कीजिए, ठीक है। उस डायरेक्ट बैंक में, ब्रांच में तो आप बात कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप जो सरकारी मशीनरी है, वहां आप बात कर सकते हैं। जिला फोरम की मीटिंग्स होती है, वहां जाके आप अपनी बात रख सकते हैं अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, हम या लोग ब्लॉक हर बैंक ब्लॉक पे में जाके बात किए मार्गदर्शी। तो वहाँ पे जी, बता रहे हैं कि ऑनलाइन पे चेक कीजिए। ऑनलाइन चेक कीजिए। हाँ, तो आप एप्लीकेशन दीजिए कि ऑनलाइन अभी तक ऑनलाइन हमारा चेक कुछ दिखा नहीं रहा है। किया तो इसमें बताया कि लोन अप्रूव, लेकिन बैंक तक अभी तक कुछ भी नहीं, नोटिस कुछ भी नहीं इशू नहीं किया। कितना दिन हो गया? 3 महीना लगभग हो गया सर, 3-4 एक महीना। एक महीना? 3-4 कितना महीना हो मतलब? गया सर। अच्छा अच्छा। तो आप अपना जहाँ जो थ्री सरकारी मंथ थ्री एजेंसी मंथ थी वहां पे जाके आप एप्लीकेशन दे दीजिए लिख के। और जो मार्गदर्शी बैंक है, हर जिले में एक मार्गदर्शी बैंक है, लीड बैंक। उसका काम ही होता है कोऑर्डिनेट करवाना सबसे। वहां जाके भी आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और सर ये जो सब्सिडी होता है वो सर बैंक से सब्सिडी तो नहीं देते, वो सरकार ही देता है लोन का, तो हाँ, सब्सिडी, हाँ। इसमें जो सब्सिडी वो बैंक देता है ना सर साहब? हाँ हाँ। देखिए, सब्सिडी के रूल्स होते हैं कि आपको कब मिलेगी। एक सब्सिडी ओपन एंड होती है और एक बैक एंड होती है। बैक एंड सब्सिडी वो होती है जब आप 25,000 का, आपका मान लीजिए 1 लाख का लोन है, 25,000 की सब्सिडी है, तो आप वो लोन का 75,000 जब जमा कर देंगे, लास्ट का 25,000 जो बचेगा वो सब्सिडी से आपका लोन चुका दिया जाएगा। ये बैक एंड सब्सिडी होती है। और एक ओपन एंडेड आती है, सरकार जो घोषणा करे कि भाई जैसे ही आपने आपने 1 लाख का लोन लिया तो आपके खाते में 25% कम होके 75,000 ही चढ़ेंगे, उसी पे आपको ब्याज देना है। कुछ सब्सिडी ऐसी होती है कि गवर्नमेंट एडवांस में दे देती है, लेकिन वो आपको मिलेगी बाद में। तो उस सब्सिडी का फिक्स डिपॉजिट बना के रख दिया जाता है। उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वो आपके लिए होता है, लेकिन वो आपको मिलेगा तभी जब आपकी लास्ट रह जाएगी, उतना पैसा रह जाए। तो उसमें से कौन से क्या कंडीशन लगी हुई है वो देखना पड़ेगा आपसे। ठीक है। सर हम्म। और कोई? और बताइए, किसी का कोई सवाल है, कुछ जानकारी है, पूछना चाहता है तो बोलिए।
बोलिए बोलिए, इतना खामोश बैठने का कोई मतलब नहीं होता क्लास में। और 5 मिनट मैं आपका इंतजार करता हूँ आपकी क्वेरीज का, नहीं तो फिर वाइंड अप करेंगे हम इसे। एनीबॉडी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए बोलिए, अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ओके, मुझे लगता है अब किसी के पास कोई क्वेरी कोई क्वेश्चंस नहीं है, और आप कुछ अगर पूछना नहीं चाहते हैं तो मैं इस क्लास को वाइंड अप करता हूँ। क्लास खत्म हो गया सर? जी कह रहे हो कि और तो कोई क्लास नहीं है इसके बाद? नहीं, मुझे आपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, मैं अपनी क्लास को खत्म वाइंड अप कर रहा हूँ। आपके जो ठीक है कोऑर्डिनेटर सर। है वो बताएंगे आगे आपको क्या इस टाइम का क्या यूटिलाइज करना है। ओके, ठीक है सर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड बाय। थैंक यू।